কত আছে বলবি একটু? 0LG7 नहीं हुआ। ओ है, ओ कैपिटल ओ है। ये वाला 0 वाला ओ है? हाँ, पार्टिकल से नहीं, OLG OLG 470 OLG 470 ये कंफ्यूजन लगता है सर, कैपिटल O और 0। देख के पता लग जाता है सर। अभी है ना? ठीक है सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, चलो। ओके सर, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। तो इनकम टैक्स में हम लोग एक्चुअली बेसिक्स में क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले बेसिक्स में मैंने 2-3 क्लास करवाया जहाँ पर आपको बेसिक रिलेटेड नोट्स बताया मैंने। बेसिकली इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स कहाँ से आया है, इनकम टैक्स में पर्सन्स कौन होते हैं, इनकम टैक्स क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में बातचीत हुआ है। टैक्स रेट के बारे में बातचीत हुआ है। तो उसका क्लास में शेयर कर लूंगा, जिन लोगों का अभी नहीं हुआ है मिस है, और जिनको नहीं हो चुका है उनको पता है। तो फिर किसी को लगेगा कि सर क्या हम लोगों को समझ में आएगा? हाँ सर, जो लोग पहला क्लास किया है उन्हें भी समझ में आएगा, और जो नहीं किया है उन्हें भी समझ में। अच्छा, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा स्टार्टिंग में, पर धीरे धीरे एडप्ट हो। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर क्या होगा। ऐसे इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ, स्पेशली बर्मन साहब को और अपने तेज को, ठीक है। तो इनकम टैक्स बेसिकली एक ऐसे सब्जेक्ट है, इतना मान के चलो कि ये गवर्नमेंट का पैसा है। पैसा, गवर्नमेंट का पैसा का सोर्स है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना इनकम करता है उसका 50 से 60% सिर्फ टैक्स से कमाते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रिलियन में कमाते हैं, ट्रिलियन डॉलर में कमाते हैं सर, 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो लाखों करोड़ों में कमाते हैं वो बेसिकली टैक्स से ही कमाते हैं, जिसमें इनकम टैक्स का अगर मैं आपको बताऊं, इसका एक डेटा मैं बेसिक में शेयर किया, पहला फर्स्ट या सेकंड लेक्चर्स में बात किया, आप लोगों को भी मिल जाएगा। तो इतना आप लोगों को जानना चाहिए कि ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को या कंपनी सेक्रेटरीज को या कॉस्ट अकाउंटेंट को क्यों इनकम टैक्स के बारे में इतना नॉलेज दिया जाता है, और क्यों प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, सिंपल। क्यों टैक्स क्यों पढ़े भाई? प्रोफेशनल कोर्स पास करे ना करे वो तो सेकेंडरी बात है। आप लोग सीएस करने क्यों आए हो? नहीं सर, जो करके पैसा नौकरी मिलेगा, जो करके पैसा मिलेगा उसी को करेंगे ना। क्वेश्चन इधर ये करके क्यों नौकरी मिलेगा? क्योंकि नॉलेज तो ऑब्वियस बात है, लेकिन ये प्रोफेशनल सीए में, सीएस में या सीएमए में आप लोग जिस तरह से टैक्स को जानोगे, ठीक है, इस तरह से और बाकी फील्ड में लोग इतना पढ़ते नहीं है ना। तो बाकी कोई भी फील्ड में टैक्स के बारे में इतना नॉलेज किसी को नहीं होता जितना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कॉस्ट अकाउंटेंट को या कंपनी सेक्रेटरी को होता है। सेकेंडली, ये लोग प्रैक्टिस भी करता है। मैंने अपना फार्म ओपन करके कंसल्टेंसी फार्म खोलते हैं। कंसल्टेंसी फार्म क्यों खोलते हैं? क्योंकि जो भी नॉर्मल बिजनेसमैन है वो इनके पास आते हैं। किस लिए आते हैं? टैक्स को फाइल करने के लिए आते हैं। सर वो क्यों, अगर वो नहीं आएगा तो क्या होगा? सर उनको डर है, जो बिजनेसमैन है उनको डर है अगर वो टैक्स फाइल नहीं करेगा तो गवर्नमेंट उनको किसी भी रीजन से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, रेड कर सकते हैं गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह से। सबसे बड़ा चीज रेड तो बहुत दूर की बात है, रेड नॉर्मली उनको करते हैं, छापामार बोलते हैं ना सर, छापामारी करते हैं 2 नंबरी बिजनेसमैन के घर पे, कई बार सुनते हैं ना हम लोग। तो छापामार जो होते हैं वो भी टैक्स डिपार्टमेंट ही करते हैं, बट छापामार उनके घर में ज्यादा होते हैं जिनका सारा चीज नॉर्मली 2 नंबरी सिस्टम में है, या फिर जिनका ब्लैक मनी बहुत ज्यादा है, टैक्स नहीं दे रहा है, पैसा का सोर्स का कोई अता पता नहीं दे रहा है, उनके घर में ऐसे ज्यादा होता है। तो फिर आम आदमी के घर में जिनका 1 नंबरी पैसा है, सर ये अगर 1 नंबरी पैसा का भी अगर वो टैक्स फाइल नहीं करता है तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि वो किसी भी तरह का फैसिलिटीज उनको नहीं मिलता। जैसे मानो अगर आपको सिंपल एक बैंक में लोन लेना है जाके, छोटा मोटा लोन ही लेना है, अगर आपका रिटर्न फाइलिंग नहीं है ना तो आपको टैक्स मैंने बेसिकली लोन नहीं मिलेगा। कम से कम 3 साल का रिटर्न फाइल चाहिए होता है एक कोई भी आम आदमी को लोन लेने के लिए। एक 2 लाख का भी लोन चाहिए तो भी नहीं मिलेगा, 5 लाख का भी चाहिए नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका रिटर्न फाइल नहीं है। और सैलरीड पर्सन तो छुपा ही नहीं सकता,
जो लोग जॉब करते हैं वो लोग छुपा नहीं सकता, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, बताना पड़ेगा क्योंकि उनका सब कुछ गवर्नमेंट को ही पता है। और टीडीएस भी काट लेते हैं, मतलब आपको देने से पहले टीडीएस काट के पे कर देगा। टीडीएस में टैक्स का ही एक कॉन्सेप्ट है, इसका भी चैप्टर आएगा, मैं बताऊंगा। हाँ वो उसका मिल जाता है, मैं सिखाऊंगा सर, ऐसे थोड़ा बहुत बातचीत हुआ भी ये मेरे को पता है क्योंकि मम्मी और टीडीएस एक्चुअली सैलरीड पर्सन को टीडीएस काट के दिया जाता है, फिर जब वो रिटर्न फाइल करता है वो टीडीएस अमाउंट को माइनस करके एडजस्टमेंट हो जाता है। कैसे क्या होता है वो सारा बात आपको टैक्स में पता लगेगा। तो फिर आपको शायद समझ में इतना तो आ रहा है कि टैक्स को क्यों पढ़ना है, क्योंकि एक आम बिजनेसमैन किसके पास जाएगा, आप लोगों के पास ही आएगा, और कोई जगह नहीं जाने का, क्योंकि इससे ज्यादा कंसल्टेंसी और किसी को आता नहीं है। हाँ किसी किसी केस में देखो कि लॉयर लोग भी करते हैं, ठीक है, लॉयर अपना काम सिविल काम छोड़ के टैक्स का ही काम लेके बैठ गया। ठीक है, तो एक्चुअली ना रीजन इसलिए है क्योंकि टैक्स का काम क्या है ना, इतना रेगुलर एक कॉन्सेप्ट है, तो लॉयर लोग भी टैक्स लॉ को पढ़ते हैं और पढ़ के उनको भी प्रैक्टिस करने का गवर्नमेंट मौका दे के रखा है। ठीक है, तो कई बार इन लोग मिलजुल के करते हैं, क्योंकि देखो सीए सीएमए के पास लीगल सिविल मैटर के बारे में तो नॉलेज नहीं है, तो मेगा फार्म बना लेते हैं सब मिलजुल के। उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होगा, कॉस्ट अकाउंटेंट भी होगा, कंपनी सेक्रेटरी भी होगा, लॉयर भी होगा, सब मिलजुल के फार्म बना के पूरा कॉन्सेप्ट को डेवलप करेगा। समाज में जितना प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम, सब इधर आ जाओ, सब सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हो सर? अपकमिंग डेज में एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल भी है। हाँ बिजनेस मॉडल भी है, लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, बैंगलोर फैंगलोर साइड में चालू हो चुका है, कोलकाता में भी है मेगा फार्म। बात समझ में आ रहा है ना सर कि टैक्स क्यों पढ़ना है, क्यों क्यों हम लोग इंस्टीट्यूट क्या जबरदस्ती टैक्स का इतना मोटा मोटा किताब दे देते हैं। अब क्या करें उस किताब का, ऐसे ही दे दिया क्या? नहीं सर, किताब को मत देखो, चीजों को समझो, किताब अपने आप खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो सर? चलो, अब मैं आप लोगों को लास्ट कुछ क्लासेस से क्वेश्चन आंसर करा रहा था, तो मैं वही क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा आप लोगों के साथ आज भी डिस्कस करूंगा। बेसिक में यही सब बात की है सर कि इनकम टैक्स का सोर्स क्या है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 इसका एक्चुअल मेन सोर्स है, जो गवर्नमेंट ने एक्ट को बनाया। ठीक है, इस एक्ट को बना के गवर्नमेंट क्या कर रहा है, रेवेन्यू कलेक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है सर? रेवेन्यू, रोकड़ा कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, जिस जिस रोकड़ा से हम सबका डेवलपमेंट का काम होता है, कहीं पर रोड बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, रास्ता बनाना है, ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करना है, हॉस्पिटल में डॉक्टर को अपॉइंट करना है, स्कूल में टीचर अपॉइंट करना है, गवर्नमेंट ऑफिस बनाना है, हर काम इसी से होता है। ठीक है, अगर ये टैक्स ना होता तो कुछ भी ना होता। और इंडिया जैसा कंट्री में तो पॉसिबल ही नहीं है बिना टैक्स का कंट्री चलाना। बोलो, जो कंट्री में टैक्स नहीं तो कैसे चलता? उसका अलग सोर्स ऑफ रेवेन्यूज होते हैं, जैसे मानो दुबई दुबई, दुबई में टैक्स नहीं है। टैक्स हाँ, बिजनेस में टैक्स नहीं लगता। दुबई में बिजनेस करने में टैक्स नहीं लगता, इवन इनकम टैक्स भी नहीं है। दुबई में कुछ कैसे करता है? तेल बेच के जब इतना एबनॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है तो फिर तुमको टैक्स लेके पब्लिक से क्या माथा खराब करना है? तुम्हारे पास करेंट पीरियड का ऐसा एक एसेट है। ठीक है, दुबई के पास एक ऐसा एसेट है जो इतना कीमती है कि उसको लेके पूरा दुनिया मारपीट कर रहा है। ये जो मिडिल ईस्ट में मारपीट है, किस चीज को लेके है? तेल को लेके ही ना मारपीट है। ये जो आप लोगों को लग रहा है पैलेस्तीन और इसमें जो हो रहा है, ये मजहब को लेके लड़ाई चल रहा है इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में। मजहब कितना आता है आई डोंट नो, मैं किसी का इमोशंस पे आघात देके तो बात नहीं करना चाहूंगा, बट अगर आपको सीरियसली फाइनेंशियल सिचुएशंस को नॉलेज है ना, वो जो गाजा पट्टी है ना, गाजा पट्टी जिसको लेके इसराइल और पैलेस्तीन में लड़ाई मेनली है, ठीक है, और उस एरिया में बहुत सारे अब्राहमिक रिलीजियंस को लेके और क्रिश्चियन रिलीजियन, बेसिकली क्रिश्चियन मुस्लिम ये सभी एक ही रिलीजियस कॉन्सेप्ट से डेवलप हुआ है, दैट इज अब्राहमिक रिलीजियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, डिटेल्स नॉलेज के लिए आप रिलीजन बेसिस में पढ़ाई करो, आपको नॉलेज मिलेगा, हम बोलेंगे तो फिर बोलेगा सर कंट्रोवर्सी हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर एक्चुअली लोगों को लग रहा है सब रिलीजियस मैटर है, बट बेसिकली वो इकोनॉमिक फैक्टर है। वो गाजा में तेल है, गाजा में तेल है, तेल, कुआं है तेल का। इसलिए इसलिए ईरान ईरान हमास तो हेल्प कर रहा है। ये जो हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हेल्प ईरान कर रहा है। बेसिकली ईरान ईरान बेसिकली साइड में है, जो डायरेक्टली इसमें नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, बट वो एक्चुअली मेनली उसका मददगार है। उधर इसराइल अकेला, चारों तरफ इस्लामिक कंट्रीज और इसराइल अकेला लड़ रहा है। इजराइल का टेक्नोलॉजी पावर बहुत है इसीलिए लड़ पाते हैं, नहीं तो इतने सारे एनिमी के सामने एक छोटा सा देश होके वो किस तरह से लड़ रहा है, सर्वाइवल इश्यूज है उसका।
बहुत मेहनत से वो अपना इसराइल को बना के रखा है, नहीं तो वो मतलब आज के डेट में देश वर्ल्ड वाइड यहूदी तो है ही नहीं, यहूदी है ही नहीं। इनका वो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, फिर से कंट्रोवर्सी हो जाएगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगा। ठीक है, मत जाओ कंट्रोवर्सी में मत जाओ, ठीक है, नहीं तो बातचीत अलग लेवल में चला जाएगा, मैं नहीं जाना चाहता। मैं चुप। पॉइंट है, जिसने मेरे को पूछा कि तेल का, बेसिकली तेल का पैसा, ये पूरा मिडिल ईस्ट का मार्केट तेल को लेकर है। और इवन ये जो रशिया यूक्रेन का वार है, इसका भी वन ऑफ द बिग रीजन तेल है। रशिया यूक्रेन का जो चल रहा है वो भी तेल के कारण है। ये दुनिया जितना मारपीट कर रहा है ना तेल को लेके, क्योंकि तेल एक ऐसा चीज जो ट्रांसपोर्टिंग का सबसे बड़ा पहिया है। अब ट्रांसपोर्टिंग अगर खत्म हो जाएगा, मतलब तेल अगर जिसके पास है वो अगर उसका सप्लाई में कंट्रोलिंग कर लेगा, तो फिर ऑटोमेटिकली क्राइसिस क्रिएट हो जाता है। इस चक्कर में उनको एबनॉर्मल लेवल का प्रॉफिट होता है। दुबई के पास था क्या सर? कुछ तो है नहीं, रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान में उनको खाने का ही चीज नहीं मिलता है, पीने का पानी नहीं मिलता है। सोचा करो, ना पीने का पानी है, ना रहने के लिए कोई प्रॉपर सिचुएशन है, और इतना गर्मी है, 48-50 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर है। ये तेल तो पहले भी उनका था, लेकिन उसको यूज कैसे करना है इसका आविष्कार नहीं। जब से लोगों को पता लगा कि भाई इंजन के सीटी में मारो ठीक है, गाड़ी भग भग करके जाएगा, ठीक है, जब से उनको पता चला इंजन की सीटी, तब से ये तेल के पीछे। उससे पहले तो कोयला इंजन होता था, ट्रेन भी तो चलता था कोयला इंजन पे, है ना। तो फिर ये 1930 के बाद हुआ है, 1930s के बाद, बहुत रिसेंट चीजें हैं। आप लोगों को लग रहा है दुबई में इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग एकदम रातों रात हो गया है। 1950 में वहाँ पे गाँव टाइप हाल था। वहाँ पे वो देखा फोटो, सब फोटो देखा, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था वहाँ पे, रेगिस्तान था। और वो भी उनका तेल को निकालने के लिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ही लोग जाके, यहाँ का इंजीनियर जाके, यहाँ का लेबर जाके उनका तेल को निकाला। तो समझ रहे हो सर, तो इसीलिए वो लोग इस तरह से माफ कर सकते हैं। ऊपर से पॉपुलेशन भी उनका कम है। जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी तो टैक्स तो फ्लैट रेट में टैक्स लगाता है, 30%। इतना झमेला ही नहीं है। हमारे देश में टैक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि हमारा सामाजिक स्टेटस बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि यहाँ पर गरीब है, मिडिल क्लास है, हायर मिडिल क्लास है, हायर रीच है, ठीक है, हर तरह का लोग हमारे यहाँ पर रहते हैं। तुम जस्ट इतना देखो ना, मैं बस अगर मैप में देखोगे, अगर कोलकाता में, आप लोग जानते हो, जो लोग कोलकाता को जानते हो, साइड में हम लोग कहाँ बैठे, केस्टोपुर में बैठे, साइड में सॉल्ट लेक है। थोड़ा सा यहाँ से 10 मिनट चलोगे बाएं साइड में सॉल्ट लेक पहुंच जाओगे। यहाँ से 10 मिनट साइड में चलोगे तो जगतपुर आ जाएगा, ठीक है। जगतपुर स्लम टाइप का एरिया में आ जाता है, ठीक है, मैंने बेसिकली लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोगों का जगह है। तो सॉल्ट लेक चले जाओ, वो रिच लोगों का जगह है, ठीक है। और केस्टपुर हायर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास लोगों का जगह है। थोड़ा साइड में तुम लेकटाउन बांगूर में चले जाओ, वहां पर बेसिकली मिडिल क्लास एंड हायर मिडिल क्लास लोग रहते हैं। मैं आपको जस्ट एक बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ, 5 किलोमीटर रेडियस में, 5 किलोमीटर रेडियस में बता रहा हूँ। न्यू टाउन न्यूली डेवलप हुआ है, हर तरह का लोगों के लिए न्यू टाउन को डेवलप किया गया है। जैसे सॉल्ट लेक स्पेसिफिकली थोड़ा बड़ा लोगों के लिए है, लेकिन न्यू टाउन इज नॉट लाइक दैट। वहां पर मिडिल क्लास, बेसिकली हायर मिडिल क्लास एंड रिच लोग ही ज्यादा एक्सेस कर पा रहा है न्यू टाउन को आजकल। तो व्हाट इज द पॉइंट सर? अब इतना 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर आपको इतना ज्यादा अनइवननेस नजर आए। अब सबके लिए अगर बराबर का टैक्स गवर्नमेंट कर देगा, पागल हो जाएगा। और उसमें रिच लोग कितना है? 10% भी नहीं है। पूरा देश में 10% भी रीच नहीं है। 1%, 2%। तो 10% भी टोटल रीच लोग नहीं है। लेकिन मजा का बात जानते हो, 10% लोगों के पास देश का 90% संपत्ति का एसेट है। देश के 10% लोगों के पास देश का 90% एसेट है, और 90% लोगों के पास देश का 10% एसेट है। सर ये तो नाइंसाफी है ना। अगर नाइंसाफी लग रहा है तो फिर कम्युनिस्ट हो जाओ। सब बढ़ जाए। अगर आपको नाइंसाफी लग रहा है तो कम्युनिस्ट बन जाओ, क्योंकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी यही कहता है कि अगर संपत्ति का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो कम्युनिस्ट वाले का जो कॉन्सेप्ट है उसमें वो क्या करते हैं, जबरदस्ती बड़े लोगों से छीन के और गरीबों में बांटते रहते हैं। बट दिस इज नॉट द वे ऑफ डेवलपिंग। ऐसे नहीं कर सकते। लोगों को मारपीट करके दंगा, मतलब उसको डरा के, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आपके पास ज्यादा है, मैंने मानो सॉल्ट लेक वालों के पास ज्यादा है, तो जगतपुर वाले या केस्टपुर वाले लोग जाके सॉल्ट लेक वालों के लोग चीजों को छीन लेगा, तो क्या इनका कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा सर, इस तरह से डेवलपमेंट नहीं होता।
हाँ, एक चीज कर सकते हैं सर, नहीं सर, टैक्सेशन सिस्टम के थ्रू से गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, जिस पैसे से जो डेवलपमेंट शॉर्टलिस्ट के लोगों के लिए एजुकेशन एंड हेल्थ सिस्टम का जो भी सुविधा उनको दिया गया है, सिमिलर काइंड ऑफ एजुकेशन सब जगतपुर के लोगों को, केष्टपुर के लोगों को, माने मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों को भी सेम अपॉर्चुनिटी दो, वो सीखे, वो सीखेगा तो फिर वो बाद में पैसा भी कमा लेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा लोगों का जो एसेट है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। इसीलिए देखो ना, पहले जिनके पास बड़ा बिजनेस था वो अभी बिजनेस पे मोनोपोली नहीं कर पा रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हो, नील बाहर একজন আছে ना, उनको उनको बस इतना बोल दे कि, उनको बस इतना बोल दे पौरे, अच्छा ठीक है वो चला गया, समझ गया, छोड़। तो आप समझ रहे हो ना पॉइंट क्या है, कि इस तरह से किसी से छीन के किसी को दे देने से नहीं हो जाता, एक सिस्टमेटिक वे में चलना पड़ता है। आपको बेसिकली स्किल डेवलप करो, स्किल डेवलप सब में करो तो ऑटोमेटिकली समय लगता है उसमें, उसमें समय लगता है बट हो जाता है सर, ठीक है। तो ये सब टैक्स पढ़ने से आपको धीरे धीरे और क्लैरिटी मिलेगा कि देश चलता कैसे है। ये देश चलता इसी से, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जीएसटी समझ पाओगे तो देश का समझ जाओगे सारा के। इसके ऊपर गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है, आईआरएस डिपार्टमेंट, ये इसके लिए एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इसके लिए पढ़ाई भी होता है अलग से, जो आईएएस आईपीएस का पढ़ाई जैसे होता है ना, वैसे आईआरएस का पढ़ाई होता है, तो वो पूरा आईआरएस। आप लोग जैसे सीएससी सी में लोग भी अगर सरकारी लेवल में जाके परफॉर्म करना चाहते हैं तो उनको आईआरएस का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। हाँ एग्जैक्टली आईपीएस की तरह ही, पर वहां पर आपको इनकम टैक्स और जीएसटी में काफी नॉलेज लेके ही जाना पड़ता है, इसीलिए ज्यादातर केस में सीएससीए में पास आउट लोग ज्यादा जाते हैं, मतलब उनका सिलेक्शन जल्दी हो सकता है बाकी लोगों से, क्योंकि इनका ऑलरेडी बैकग्राउंड होते हैं और जल्दी हो सकता है। बाकी पैटर्न वही है जैसे सरकारी एग्जाम का जैसे तैयारी होते हैं, प्रिलिमिनरी, फिर सेकेंडरी, फिर इंटरव्यू का स्टेज, सिमिलर स्टेज में ही आपको जाना पड़ेगा, बट आप जल्दी कर सकते हो क्योंकि आपका बैकग्राउंड रहेगा, तो आप बाकी लोगों से पहले, हमेशा आपको पहले ये दिया जाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी इस फील्ड में अपने आप को मास्टरी हासिल करके आ रहे हैं। और गवर्नमेंट डायरेक्ट भी कई बार ले लेते हैं, मतलब क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, है ना। ठीक है, कभी दिखाऊंगा, डोंट वरी। चलो ये सब तो क्या है ना, इनकम टैक्स पढ़ने का इच्छे के बारे में है कि मैं जो आपको बताने का कोशिश कर रहा था, बट अभी मैं आपको लास्ट दिन कुछ क्वेश्चन करवा रहा था, चलो उस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। से स्क्रीन शेयर नहीं। ओह हो सॉरी सर, सॉरी, এতক্ষণ পরে বললি सर, आप বুঝতে तो, পারিনি। ओके ओके ठीक है सर, ऐसा कुछ पढ़ा है नहीं, समझा रहा था ऐसे, वो पूछ रहा था मेरे को। देखो लास्ट दिन हम लोग ये क्वेश्चन किए थे जिसमें, पेन एंड कॉपी रेडी कर लिया सर, ठीक है। देखो इसमें ये वाला क्वेश्चन लास्ट दिन हुआ था जिसमें हम लोगों के पास एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, जिसका एज था 42 ईयर्स और जिनका इनकम था 51 लाख, ठीक है। बंदा 51 लाख इनकम कर रहा था, असेसमेंट ईयर था 24-25। सर असेसमेंट ईयर क्या है, जो लोग एकदम नहीं जानते फटाफट बोल देता हूँ, सुन लो सर, बहुत इजी चीज है। असेसमेंट ईयर हम लोग उसको बोलते हैं जिस जिस पर्टिकुलर ईयर में हम लोग टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। जैसे मानो हमारे देश में टैक्स सिस्टम कैसे चलते हैं, ये सब मैं बेसिक्स में बोला हुआ है सर, पिछला 2-3 क्लास कर लोगे, डिटेल्स में बोल दिया मैंने वहां पर, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। सिंपल इतना है कि प्रीवियस ईयर में कमाते हैं और असेसमेंट ईयर में गवाते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में कमाते हैं और असेसमेंट ईयर में गवाते हैं, माने बेसिकली आप जितना भर भर के कमाना है 23-24 में कमा लो, ठीक है, जितना आपका क्षमता है, जितना आपका क्षमता है, और मैं बेहतर तरीके से बोले तो अपने औकात के हिसाब से ठीक है। हाँ सर, अर्निंग औकात के हिसाब से ही होता है, ठीक है। औकात इन द सेंस कि कोई बोलता है देखो भाई मेरा इनकम कम हो जा रहा है, सरकार ये नहीं कर रहा है, सरकार वो नहीं कर रहा है। हाँ, गवर्नमेंट आपको इनकम नहीं दे सकता, गवर्नमेंट आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता है, देयर इज द डिफरेंस। सरकार का काम है आपको एडुकेट करना, एडुकेशन देने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, सरकार का काम ये होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल काम होता है, बट आपको इनकम देगा नहीं सर, ये नहीं होना चाहिए। आपको बैठे बैठे आओ खिलाते हैं, जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाते हैं, नहीं, आप अपने आप को रेडी करो, मार्केट में जॉब तो ऑटोमेटिक क्रिएट होगा सर। क्यों? क्योंकि हर किसी का नीड होता है और वो नीड पूरा करने के लिए एक दूसरे के पास जाना ही पड़ता है, हाँ या ना। जैसे अगर आपको सब पता होता तो आप मेरे पास पढ़ने नहीं आता,
अगर मैं अपना तबीयत ठीक कर पाता तो मेरे को डॉक्टर के पास जाने का जरूरत ना होता। अगर दूध मेरे घर में ही मिल जाता तो मुझे ग्वाला के पास नहीं जाना होता, है ना। तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ स्किल्स होते हैं सर, और जो दूसरे को जरूरी होते हैं। अगर बाल हम लोग खुद ही काट सकते थे, ठीक है सर, आपका तो है ही नहीं। अगर बाल हम लोग खुद ही डिजाइन कर सकते थे, काट सकते, तो फिर हमें नाई के पास जाने का जरूरत नहीं होता। मेरा तो उसके खर्चे ही हैं। हाँ, इसका तो अलग ही बात है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ऑटोमेटिक डिमांड सप्लाई इज ऑलवेज देयर। गवर्नमेंट का काम है क्या? सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रेडी करना। अब मैंने बेसिकली थाली सजाओ, लोग उठा लेंगे। समझ रहे हो सर? ये जो गवर्नमेंट है ना, हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, गवर्नमेंट को कुछ देने का जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट को जो देना चाहिए लोगों को, अगर हाँ किसी को खाना नहीं मिल रहा है तो उनको खाना दो। जिसको खाना नहीं मिल रहा है, जो अपने खाने का जुगाड़ नहीं कर सकता, माने या तो वो माने कुछ सुविधाओं से वंचित है, जैसे मानो ट्राइबल बेल्ट में लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम है, वहां पर वो सब सुविधा के बारे में नहीं जानते, तो उनको जरूरी है उनको जाके पहुंचाओ खाना। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी एक नॉर्मल इंसान को जाके खाना देके, ठीक है, फ्री में चावल बांट के, फ्री में आटा बांट के अपने आप को बहुत बड़ा शेर समझ रहे हैं, चाहे कोई भी करे। ठीक है, तमिलनाडु में बस में चढ़ेगा तो लड़की लोगों के लिए सीट फ्री है। हाँ, मतलब बस में लड़की लोगों से कोई फेयर नहीं लिया जाता, कोई किराया नहीं लिया जाता। ऐसे बहुत जगह में है। तो किसी जगह में इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, किसी जगह में पानी फ्री है, माने पानी फ्री इन द सेंस पानी का एक वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह होता है, इस तरह का चीजें। तो मेरे कहने का मतलब इतना है, अगर आप जहां जरूरी है वहां तक फ्री पहुंचाओ, हर लोगों को वोट के लिए फ्री करा करा के उसको आप अल्टीमेटली हैंडीकैप कर देते हो। जैसे ममता दीदी ने बोला ना, घर घर में लोगों को 500 टका मिलेगा। अब बीजेपी बोल रहा है, क्योंकि लोगों को आदत पड़ गया है, अब बीजेपी बोल रहा है कि अगर ममता दीदी 500 दे रहे हैं, अगर हम लोग आएंगे तो 2000 करके। अब बीजेपी भी करेगा तो क्या करेगा, क्योंकि लोग तो 500 से ही वोट देता है। औरत को बता रहे हैं, मतलब लेडीज लोगों को। जैसे मानो कि पश्चिम बंगाल में 10 करोड़ लोग रहते हैं, इसमें से अगर एडल्ट है 5 करोड़, ठीक है, तो 5 करोड़ एडल्ट में 50% तो लेडीज है ना। अब 50% लेडीज को अगर 500 करके दे दोगे तो वो वोट उनका। कैलकुलेशन देखो। अब बीजेपी बोल रहे हैं हम 2000 देंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट का है और हमारे पास ज्यादा पैसा है। ये सब बंद होना चाहिए सर, इस तरह से डेवलपमेंट नहीं होता है। ये पब्लिक कब समझेगा पता नहीं, अभी ठीक है, समझ जाएगा आज नहीं तो कल। एक टाइम पे हम लोग गैस का सब्सिडी के कारण, आजकल गैस हम लोग को ओरिजिनल दाम पे खरीदना पड़ता है, एलपीजी आजकल। और लेकिन पहले हम लोग एलपीजी गैस को 300 टका 400 टका कम दाम में लेते थे, लेकिन अभी पूरा दाम देके लेते हैं। हाँ, कोई कोई थोड़ा चिल्ला के बोलते हैं कि देखो मोदी ने गैस महंगा कर दिया, लेकिन लोगों को पता लग रहा है कि मोदी गैस तो महंगा कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो सब्सिडी हटा दिया, ठीक है, लेकिन उसके बदले वो काफी सारे और भी फैसिलिटीज, जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो पास करा रहा है, ठीक है, जिसके कारण लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सब्सिडी वाला खेला बंद होना चाहिए। ये तो ऐसा हो गया ना सर, माने गवर्नमेंट का खेल देखो। इसीलिए तो पॉलिटिकल में जो लोग हैं ना, जिनको पब्लिक का ये बोकामो समझ में आ जाता है, बोकामो समझते हो ना, ये सिलीनेस, वो क्यों लूटते हैं लोग। जैसे मानो इनकी फैमिली में मैं 500 टका देके इनका वोट ले लिया, लेकिन इनके घर में मैं 15,000 का जॉब दे सकता था। मंथली 15,000 का एक बेसिक जॉब में दे सकता था इनके फैमिली में एक मेंबर को, उनके जगह में एक मेंबर को 500 टका, तो मैंने बेसिकली 14,500 का बेनिफिट करके किसी को 500 दे रहा। तो ये जो 14,500 पर फैमिली को मैं जॉब क्रिएट कर सकता था, उसके बदले 500 में काम हो जाएगा। बीजेपी बोल रहे हैं हम थोड़ा और डिस्काउंट करें, माने अगर वेस्ट बंगाल में आता है, ठीक है, टॉप दे रहा है कि भाई हम तो 2,000 देंगे, तो बेसिकली वो अपना उस प्रॉफिट को थोड़ा सा कट करेगा। 14,500 के 15,000 की जगह 2,000 में ना, वो बोलेगा मैं 13,000 रखूंगा, 2,000 आपको, आपका ही पैसा है। पब्लिक को ये बोलना पड़ेगा भाई 500 मुंह में फेंक के मारो, 2,000 मुंह में फेंक के मारो, हर फैमिली से एक बंदे को नौकरी क्रिएट करके, तो मजा आएगा। फेंक के मारो, तुम्हारा औकात उससे ज्यादा है, तुम क्यों 500 2,000 में बिक रहे हो भाई। इसको ऊपर नहीं कर सकते। लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा है, आंसर भी लिख। आंसर बाद में क्लास करके समझते समझते लिखना, ऐसे कॉपी करके क्या फायदा। ये टैक्स रेट का पढ़ाई, टैक्स रेट देखो, सरचार्ज के नीचे कुछ है। बाद में कर लेना ना, क्लास चल रहा तुम।
कर तो दिया था शायद क्लास यार, नहीं किया था? हाँ, ये वाला करा दिया था। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। अब 51 का एज है बंदे का, लेकिन इसका 1,01,00,000 का इनकम। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ गया? प्रीवियस ईयर में इनकम करना है और असेसमेंट ईयर में कैलकुलेट करके गवर्नमेंट के घर में जमा करना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में क्या कर रहे हो आप? कमा रहे हो। असेसमेंट ईयर में क्या कर रहे हो आप? गवा रहे हो। गवा रहे हो मैंने सरकार के घर में टैक्स पे कर रहे हो। सिंपल बात है। मैंने मैं गवाने का मतलब ये नहीं है कि आपका इनकम गवर्नमेंट ले लेगा, लेकिन आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा, मैंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर मेरा इनकम मैं गवर्नमेंट को क्यों दूं? किसी के मन में अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये सर भी मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरी देश की धरती। मतलब ऐसा है कि जिस मिट्टी का मैं खाऊंगा उस मिट्टी को मुझे कुछ रिटर्न में देना पड़ेगा, नहीं तो उस मिट्टी में उपजाऊ खत्म हो जाएगा। तो समझे कि नहीं? ठीक है, इसलिए अगर आप कुछ कमाते हो तो उससे का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को वापस देना पड़ता है, उसी से सरकार को फर्दर डेवलपमेंट का मौका मिलता है। नहीं तो बाद में आप तो शायद इस पर्टिकुलर एज को खत्म कर दोगे, आप शायद, लेकिन आपका नेक्स्ट जनरेशन, आपका बच्चा, उसका बच्चा, उनका बहुत बड़ा नुकसान प्रॉब्लम हो जाएगा। इवन आपको जीते जीते आपको भी दिक्कत हो सकता है आपके बुढ़ापे में। ठीक है, तो इसीलिए ये सिस्टम है। तो प्रीवियस ईयर में कमाते हैं और असेसमेंट ईयर में गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। सर इसका एक उल्टा भी होता है। उल्टा इन द सेंस, उल्टा इन द सेंस कि आप प्रीवियस ईयर में इनकम करके प्रीवियस ईयर में भी टैक्स दे सकते हैं। इसको प्रीपेड टैक्स बोल, मतलब नॉर्मली बोलते हैं एडवांस टैक्स। ठीक है, पहले दे देना मतलब जिस साल इनकम करे उसी साल उसी साल टैक्स दे देंगे। सर कैसे देंगे? इनकम ही तो नहीं हुआ, सिखाएंगे सर। बेटर नहीं सर, एक्चुअली जिनके लिए मैंडेटरी होता है वही एडवांस टैक्स देता है। नहीं, बेनिफिट नहीं है। गवर्नमेंट स्पेशली कंपनी या बड़े बड़े बिजनेसमैन को वो नेक्स्ट ईयर जाने का मौका नहीं देता है। एडवांस टैक्स में पब्लिक का बेनिफिट का कोई मैटर नहीं है, कंपनी का कोई बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट गवर्नमेंट को, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर वेट नहीं करता है, वो पहले ही ले लेता है। सर अगर ज्यादा कम हुआ तो फिर उसका एडजस्टमेंट करके रिफंड करने का भी सिस्टम है, बताऊंगा सब चीज बताऊंगा। फिलहाल ये वाला क्वेश्चंस करो, आपको समझ में आ जाएगा, जिसका जो भी प्रैक्टिस नहीं हुआ है वो। चलो फटाफट ये क्वेश्चन लिख लो, लिख लो क्वेश्चन। दोनों काम एक साथ करना पड़ेगा, मेरे जैसा मत बनो। जैसे मैं एक साथ दो काम नहीं कर पाता, लेकिन आप लोग करो। सर ये कैसा बात हो? खुद से नहीं होता है, दूसरे पे उम्मीद लगा के बैठा है। कंप्यूट दी टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बी, जिनका एज है 51 ईयर्स का, अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, having total income of rupees 1 crore 1 lakh for the assessment year 24-25. Assume that his total income comprises of salary income, income from house property and interest on FD. लिख लिया? आगे लिखे नीचे, यही होमवर्क चाहिए। क्या ऑनलाइन में जो लोग हो सर, अभिजीत, सनोन, प्रिया, बोलो सर। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। ओके, शालिनी, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले ना इनका इनकम बहुत ज्यादा है सर, मैंने बेसिकली ये रीच कैटेगरी में आ जाता है। अभी आप लोगों को मैं धीरे धीरे समझाता हूँ, जो उनको पता है उनको समझ गया कि ये सरचार्ज कैटेगरी में आ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बोला कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम माने 115 BSC। एक्चुअली दो तरह का टैक्स सिस्टम है ना सर, एक होता है पुराना जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है, और एक होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट माने जिसमें आपको डिस्काउंटिंग रेट में टैक्स का सुविधा मिलता है। ये सब हम लोग पिछले 2-3 क्लासेस में यही सब बात किए हैं। याद हो गया? अब अगर आपका, अच्छा जैसे आपको अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्यूशंस होगा, फटाफट करो सॉल्यूशंस। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, हेडिंग कर दो, थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ सर। असेसमेंट ईयर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। एग्जाम में भी ऐसे ही करना पड़ेगा सर। फोटो क्यों ले रहे, लिखो ना। फोटो लिखने देने का जरूरत नहीं है, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, ये सब इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा हाथ को फास्ट चलाओ सर, आदत करना पड़ेगा, एग्जाम में भी ऐसे ही करना पड़ता है। अच्छा इसके साथ और भी चीज कई बार लोग जोड़ते हैं, दैट इज रेलिवेंट टू प्रीवियस ईयर 23-24।
माने ये असेसमेंट ईयर 24-25 कहाँ से आया? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर 23-24 का ही असेसमेंट ईयर है। ठीक है, काफी लोग ऐसे भी लिखते हैं, इवन क्वेश्चन में भी कई बार लिखा रहता है कि रेलिवेंट टू बोल के। तो अगर आप प्रीवियस ईयर 23-24 लिख रहे हो तो ये बाय डिफॉल्ट मतलब यही होता है कि असेसमेंट ईयर 24-25 होगा। बात क्लियर है सर? जो लोग पहले नहीं कभी पढ़े हो उनको भी समझ में आ रहा है ना सर? हाँ, देखो भी उनको समझ में आएगा तो मतलब बाकी लोगों के लिए तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, है ना? अच्छा, ना क्वेश्चन उठता है सर बंदा ने कितना कमाया? अच्छा, इसका एज क्यों दिया है? बिकॉज एज एक मायने रखता है सर, क्योंकि हमारे देश में जो एज का कॉन्सेप्ट है ना उसको 3 हिस्सों में बांटा गया। कौन सा हिस्सा है दर्श साहब बताओ? 18 to 60 बोल के कुछ नहीं, लेस देन 60 इयर्स। उसके बाद 60 to 80 फिर above 80। थैंक यू सर। मतलब उसके नीचे मैं 18 इसलिए बोला क्योंकि नॉर्मली इनकम नहीं करता है उसके नीचे भी। लेकिन इनकम टैक्स ने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि अगर आपका एज 18 हो गया। नहीं बोला कि ऐसे नहीं। मैं समझ गया तेरा दिल का बात, मैं समझ गया, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स ने कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है। जैसे मान के इसमें आप में से किसका एज अभी भी 18 नहीं हुआ है? कोई है? सबका 18 हो चुका है। ठीक है, मानो कि कोई 17 साल का है और मानो उसने इनकम किया, तो फिर उनके लिए कौन से लिमिट लगाएंगे? तो उनके भी तो कुछ लिमिट होना चाहिए। तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि 18 से 60। ऐसे इसका ये जज्बाती होके बोल दिया, ठीक है, मैं समझ गया इसका दिल का बात, लेकिन ऐसा नहीं है। 60 के नीचे अगर आपका एज है तो आपका एक टैक्स लिमिट है, माने एक टैक्स रेट लिमिट होगा। 60 के ऊपर से लेके 80 साल तक का एक लिमिट है, ठीक है। और ग्रेटर देन 80 में चले जाओगे, माने जब सुपर बूढ़ा हो जाओगे, ठीक है, मैं तो सुपरमैन, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है, 80+। तो आपके लिए टैक्स स्लैब में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है, इसीलिए एज इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब भी क्वेश्चन करोगे तो एज क्या है देख लेना सर, ठीक है, क्योंकि एज देख के आपका टैक्स ब्रैकेट डिपेंड करेगा। समझ रहे हो सर? इसलिए एज मायने रखता है, समझ गए? अभी तो बस चालू हुआ है, अभी बहुत दूर जाना है सर। अच्छा, तो ऐसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो इनका इनकम ना 1 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे देखा जाए तो 1 करोड़ से क्या सर, इसका इनकम ना एक्चुअली 50 लाख से ज्यादा है। सबसे पहले तो ये समझना है आपको, ठीक है। इनका इनकम 50 लाख से ज्यादा है। सर 50 लाख से ज्यादा होने से क्या होता है? एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। अब आपको मैं एक चीज समझा देता हूँ, चलो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो। कौन सा? मैंने बस 15 लाख के ऊपर लिखना बाकी है। देखो कैसे सॉल्व करोगे डिफॉल्ट रेट में। चलो जो भी कर रहा है मेरे साथ साथ चलो। 1 करोड़ 1 लाख आपका इनकम है, तो आप हेडिंग करो इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज कंप्यूटेड ऑन टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़ 1 लाख। लिखो सर, इतना सा लिखो, इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज कंप्यूटेड ऑन टोटल इनकम ऑफ रुपीज 1 करोड़ 1 लाख। इतना सा करो। सरचार्ज का रेट ना क्लास मैंने नहीं किया था, तो रेट कैसे अप्लाई होता है सरचार्ज का? मतलब कई दर पर वही बताइए, इसीलिए तो करा रहे। एक्चुअली लास्ट दिन में भी ऐसा ही किया था, उसी को मैं कंटिन्यू कर, मैंने उसी टॉपिक को ही कंटिन्यू कर। अच्छा, अब आपके मन में चल रहा है सर इनका टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगा? ठीक है, सिंपल बात है। अच्छा, इसमें जिनको रूल नहीं पता वो लोग अभी रूल देखते हुए चलो। 2 रूल चलता है सर, मैं दिखा देता हूँ। तो 2 रूल बेसिकली काम करता है इंडिविजुअल्स के लिए। मैं रूल को सामने रखता हूँ, जो लोग कभी पढ़ा नहीं उनको भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या उठा रहे हैं मन में, अपने मन में ही बके जा रहा है। नहीं, मैं ये टैक्स लॉ है सर, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बक सकता, ठीक है। जो भी करूंगा एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, ठीक है। गवर्नमेंट रूल फॉलो नहीं होगा तो गलती हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये लॉ है और लॉ हमेशा एज पर लॉ चलना चाहिए। समझ रहे सर? हाँ, लॉ के खिलाफ जाओगे तो क्या हो जाएगा? देशद्रोही हो जाएंगे क्या? हाँ, देशद्रोही हो जाएंगे। ठीक है, देखो। अच्छा, तो क्या है सर, ये देखो कौन सा रूल बता रहा है? अंडर डिफॉल्ट टैक्स, क्वेश्चन में ही बोला ना अंडर डिफॉल्ट बोल के। तो डिफॉल्ट में क्या चल रहा है? डिस्काउंटेड रेट अप टू 3 लाख तक नील है, माने एज पर डिफॉल्ट सिस्टम में चलोगे तो 3 लाख तक आपको गवर्नमेंट के घर में कोई टैक्स नहीं देना है। माने भाई बंदा 3 लाख कमा रहा है तो सरकार को क्या टैक्स देगा? द आंसर इज नो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं?
बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, सब बोला हुआ है पिछले क्लासेस में भी, इसको क्या कहते हैं, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। फिर नेक्स्ट रेट क्या है, 3 लाख से 6 लाख तक जाओगे, माने ये स्लैब बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्लैब। लिखने का जरूरत नहीं है, पुराने क्लासेस में भी दिया हुआ और मैं नोट भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, जस्ट समझने का भी कोशिश करो। 3 लाख से 6 लाख का गैप में आपको सरकार के घर में 5% देना है। सर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, सर 3 से 6 का डिफरेंस कितना है, बर्मन साहब बोलो। 3 से 6 का डिफरेंस है 3 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 15,000, है ना। 6 से 9 लाख नेक्स्ट स्लैब है। सर आप अपने हिसाब से स्लैब नहीं लगा सकते, जैसे गवर्नमेंट ने बोला है उसी हिसाब से चलना है। तो 6 से 9, 6 लाख से 9 लाख बने अगेन 3 लाख, इस पे 10% कितना हो जाता है, 30,000। सर 9 लाख से 12 लाख, अगेन 3 लाख का गैप, सब 3 के गैप में है, इसका 15% माने 45,000, ठीक है। फिर 12 लाख से 15 लाख कितने का हुआ, 3 लाख, उसका 20% कितना है, 60,000। फिर 15 लाख के ऊपर करोगे, जितना करोगे उसके ऊपर 30%। जैसे अभी जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें कितना इनकम किया है, 1 करोड़ 1 लाख। तो 1 करोड़ 1 लाख से 15 लाख माइनस करो, उस गैप के ऊपर 30% लगाओ। कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर निकालो। 1 करोड़ 1 लाख 1 करोड़ 1 लाख से 15 लाख माइनस करे और उसके ऊपर 30% लगा के मुझे बताओ कितना। हाँ 25,80,000। 25,80,000। थैंक यू सर, मुझे ऑनलाइन से भी आंसर मिल गया, 25,80,000, ठीक है सर। हाँ अरे भाई 25,80,000 ना, क्वेश्चन क्या है सर, सर क्वेश्चन ये है, अगर आपका इनकम 50 लाख क्रॉस कर जाता है ना, तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स भी देना पड़ेगा, वही मैं अभी आपको सिखाऊंगा। तो उसको सार्ड चार्ज बोलते हैं, ठीक है सर। नॉर्मली ये सिस्टम है, मैंने जो नॉर्मल लोग हैं वो इसी के अंदर टैक्स देके निकल जाएगा। अब कितना टैक्स देना पड़ेगा, चलो उसको लिखते लिखते करो, चलो लिखते लिखते करो मेरे साथ साथ। देखो जो मैं भी लिख रहा था वही लिखा है, फटाफट लिखो फटाफट लिखो, सिर्फ देखने से नहीं होगा, लिखना भी पड़ेगा। कैसे लिखोगे, 3 लाख से 6 लाख 5% कितना होता है, 15,000। कैलकुलेट तो कर लिए सर, है ना। 6 लाख, ऐसा इसको यहाँ पर देखो 6 लाख 1 से 9 लाख लिखा है ना, आप लोग इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, जिसको मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ। आप लोग क्या लिखोगे, ग्रेटर देन 6 लाख टू 9 लाख, आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा बढ़िया, वही फॉलो करने से 6 लाख 1 से लेके 9 लाख, फिर 9 लाख 1 से लेके, हाँ एक ही बात है ना, जब मैं 6 लाख ग्रेटर देन 6 लाख बोल रहा हूँ मतलब क्या है, यार देखने में अच्छा लगेगा। मैं आपको जो पसंद है आप करो, ठीक है। लेकिन अब जो भी बात तो एक ही है ना, ठीक है। 6 लाख 1 और ग्रेटर देन 6 लाख एक ही बात हुआ ना। 6 लाख से ग्रेटर होने के लिए आपको कम से कम 1 रुपए में तो ज्यादा होना ही पड़ेगा, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ग्रेटर देन 9 लाख टू 12 लाख, ग्रेटर देन 12 लाख टू 15 लाख, ग्रेटर देन 15 लाख टू 1 करोड़ 1 लाख, ऐसा करके भी करो। देखो हम लोग सारा पॉइंट लिख लिए, 15,000, 30,000, 45,000, 60,000 और 25,80,000, ये अभी कर रहे थे हम लोग। इसको कंप्लीट करो और फिर टोटल करो, इसको कंप्लीट करो और फिर टोटल करो। बाकी लोगों के लिए थोड़ा वेट करो। ऑनलाइन पे सब लोग कर लिए, अभिजीत, कनौन, प्रिया, शालिनी, बोलो सर। कोची। कुछ चीज, अच्छा कर कर कर। ऐसे लिखते हुए फटाफट करो ना सर, फास्ट फास्ट। 3 लाख से 6 लाख 5%, कैलकुलेशन समझ में आ गया तेज, बर्मन साहब आपको। आरडी बर्मन, तो नाम की बर्मन है, दिख। बर्मन साहब बोलने से तो गुस्सा तो नहीं कर रहे हैं। सिर्फ कॉपी मत करो सर, समझ के कर रहे हो ना। हाँ कहाँ से आया,
हाथ में कैलकुलेटर होगा, ठीक है, फटाफट। अभी ये तो मुंह में हो जा रहा है, मतलब बाई वर्ड ऑफ, मतलब नॉर्मल मुंह में करोगे तो हो जाएगा, लिपसिंग करके हो जाएगा कि 12 से 15 3 लाख का गैप है, उस पर 20% 60,000 है। धीरे धीरे आदत हो जाएगा सर, ठीक है। तो एग्जाम में ना उतना कैलकुलेटर, बिना बात के कैलकुलेटर चलाने का जरूरत नहीं है। जो नॉर्मली कर सकते हो उसको नॉर्मल करना, फालतू में कैलकुलेटर में हाथ लगेगा, टाइम जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो ऐसे ही पावरफुल हो जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड में मोस्ट प्रोबेबली जो लोग पढ़ते हैं उनको तो कैलकुलेटर यूज भी नहीं करने देता है ना सर। तो फिर वो ऑटोमेटिकली उनको, आप लोग कौन कौन सीबीएसई के? नहीं, सीबीएसई में कौन थे? मैं आपका 10th तक सीबीएसई में, 11th ट्वेल्थ आईएससी का मैं कैलकुलेटर यूज। आपका सीबीएसई, आईएससी, ये सीबीएसई है। कैलकुलेटर नहीं था ना सर, सीबीएसई बोर्ड में कैलकुलेटर यूज नहीं करने देता है। कैलकुलेटर से और भी बात करना। स्टेट बोर्ड में कैलकुलेटर चलता है, आईएससी में भी कैलकुलेटर चलता है। सीबीएसई वाले कॉमर्स स्टूडेंट को कैलकुलेटर यूज नहीं करने देता, जो कर रहे हैं नॉर्मल को, इसलिए उनका एक चीज सुविधा होता है, कैलकुलेशन उनका ना बेहतर हो जाता है, मतलब मतलब बिना कारण का फालतू में कैलकुलेटर के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता, ऑटोमेटिक हो जाएगा ना, आदत हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ तक समझ समझ गए सर। तो फिर कितना हुआ टोटल? 27,30,000। सर ये नॉर्मल टैक्स सिस्टम निकालने का तरीका ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन में आ जाता है। डिफिकल्ट क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल बंदा नहीं है, ये हाईफाई इनकम करने वाला बंदा है, ठीक है। 50 लाख के ऊपर जो भी कमाते हैं, गवर्नमेंट उनके लिए एक बैम्बू दे के रखा है, हाँ, उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रॉबिनहुड टाइप ऑफ अकाउंटिंग। रॉबिनहुड क्या करता था, बड़ा आदमी से छीन के गरीबों में बांटता था, तो गवर्नमेंट भी वही कर रहा है कि आप ज्यादा कमा रहे हो, आप ही के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है समाज का, बाकी हिस्से लोगों के हिस्से को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो दो, ठीक है। ये सिस्टमेटिक तरीका है, कुछ कर नहीं सकते। तो सवाल ऐसे 27,30,000 तक करने के बाद अब इसमें 15% का चार्जेस लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब भी इनकम 1 करोड़ के ऊपर जाता है आपका 15% का चार्जेस लग जाता है। नॉर्मली 10% से स्टार्टिंग होता है, यहाँ पर ये देखो लिस्ट दिखा देता हूँ, 50 to 110। ये सब पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में। जहां पर आपका टोटल इनकम 50 लाख क्रॉस करेगा अंडर डिफॉल्ट, ठीक है, ये देखो अंडर डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम, द टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ से कम 10%, और जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा पर 2 करोड़ से कम 15%। हाँ, उसमें एक्चुअली डिविडेंड इनकम में ये आपका सिस्टम थोड़ा, ये सिस्टम में थोड़ा सा अलग है, ये मैं चार्ज में बताया था ना, बोले चिलम तो इतना कि वह टोटल इनकम इंक्लूड डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 111 या 112, ये कैपिटल गेन का सेक्शन है। तो अगर आपका कैपिटल गेन वगैरह सब इंक्लूड करके, और अगर आपका इनकम मतलब इस कैटेगरी में नहीं पड़ता है, पहले वाला कैटेगरी में नहीं है, तो भी 15% हो सकता है। 25% मैंने 2 करोड़ से ज्यादा, 25% मैंने 2 करोड़ से ज्यादा, ठीक है। मैक्सिमम 37% तक जाता है, वो भी इसमें नहीं, वो डिफॉल्ट में मैक्सिमम 25 ही है। ऑप्शनल टैक्स सिस्टम जो है उसमें टोटल कुल मिला के 37% तक जाता है। डिफॉल्ट में 37% का कोई रेट नहीं है, 25 हाईएस्ट डिफॉल्ट में, ठीक है। ठीक है, अब धीरे धीरे एक बात करते हैं, एक साथ खिचड़ी पक जाएगा, रुक जाओ। तो यहाँ तक समझ गए ना? अब चार्जेज ऐड कर दो ना सर, 15% का कितना होता है बोलो? 27,30,000 से अगर तुम चार्जेज ऐड करोगे तो कितना होगा? 30। कर दिया ना, 4,09,500, तो टोटल हो जाता है 31,39,500। यहाँ तक सबका क्लियर है? कोई लोचा नहीं है ना, सिंपल है। अब देखो आगे का खेल देखो। अब यहाँ पर गवर्नमेंट बोलता है कि क्योंकि हम आपसे एक्स्ट्रा टैक्स लेते हैं, तो हो सकता है कि आपसे मैं जरूरत से ज्यादा टैक्स ले लेता हूँ। तो गवर्नमेंट यहाँ पर ना एक मार्जिनल रिलीफ का सुविधा देता है। सर क्या? मार्जिनल रिलीफ। सर कैसे कैलकुलेट होगा मार्जिनल रिलीफ? वही चीज मैं आपको अभी समझाऊंगा, ध्यान से देखना सर। हाँ, मार्जिनल रिलीफ क्या है और मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशन दोनों आपको समझ में आ जाए। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक है, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करेंगे? इससे अगर मेरा इनकम 1 करोड़ क्रॉस ना करता, जैसे 1 करोड़ से कितना ज्यादा गया, 1 लाख तक गया, मेरा इनकम कितना हुआ सर? 1 करोड़ 1 लाख, है ना। लेकिन अगर मेरा इनकम 1 करोड़ तक होता तो गवर्नमेंट हमसे ये 15% चार्ज ना करता, ये सुनो।
तो अगर मेरा इनकम 1 करोड़ तक होता तो मेरा टैक्स लायबिलिटी क्या होता, मुझे करके बताओ। अप टू 1 करोड़ तक का टैक्स लायबिलिटी 50 লাখ। হ্যাঁ, কারণ আমার এখানে ট্যাক্স স্ল্যাব তো 1 কোটি পর্যন্ত যাচ্ছে না। सर बात नहीं समझे। अभी आपको मैं एक रेट चार्ट समझा रहा था ना, इस रेट चार्ट में क्या लिखा है? रेट चार्ट में लिखा है कि भाई जो बंदा 50 लाख तक कमाएगा उसको कोई चार्ज देना है क्या? नहीं। लेकिन अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ से कम है तो आपको 10% चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और 2 करोड़ से कम है तो आपको 15% चार्ज देना पड़ेगा। पहले वाला केस में 1 करोड़ से 1 लाख ज्यादा था तो इसलिए 15% चार्जेस दिए ना, आपने ऐड किया ना 15% कैलकुलेट करके। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अभी सेकेंड टाइम ये देखो, ये कैलकुलेट करो कि अगर आपका इनकम ये 1 करोड़ 1 लाख ना होता, अगर 1 करोड़ तक होता तो आपको कितना टैक्स देना, ये कैलकुलेट करो फिर समझाता हूँ। ठीक है, करना क्या है समझ गए? करना बस इतना है कि मेरा 1 करोड़ तक का किस बंदे का टैक्स लायबिलिटी कितना हो, बस इतना करो ना सर। 27 क्या करना है? अप टू 3 लाख नील है ना सर, जिनको रेट भूल गए, अप टू 3 लाख नील है। 3 से 6 5%, 6 से 9 10%, 10 से कितना, 9 से 12, 12 से 15, सेम तरीके से चलो है ना। एक्चुअली एग्जैक्टली यही होगा सर, सेम रेट यूज करना है। 3 to 6 जाना है, पहले लिखो अप टू, जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो उनके लिए बोल रहा हूँ, कैलकुलेशंस ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़, ये हेडिंग दो। ये हेडिंग देके बस आप इतना करो ना, अप टू 3 लाख नील, अप टू 3 लाख नील, 3 लाख टू 6 लाख एट द रेट 5%, माने 15,000 है ना, है ना सर। ऐसे तो ये नॉर्मली ऐसे ही समझ जाओगे। 6 लाख से 9 लाख 10%, 30,000, 9 लाख से 12 लाख 15%, 45,000, सब तो दिया हुआ है आपको, और क्या करना है? 12 लाख से 15 लाख एट द रेट 20%, 60,000। कहानी बदलेगा लास्ट पॉइंट में जाके, 1 लाख तक कम हो जाएगा। ये 1 करोड़ 1 लाख की जगह आप यहाँ पर सिर्फ 1 करोड़ दो। 1 करोड़ से 15 लाख को माइनस करो, 1 करोड़ से 15 लाख को माइनस करो और उसके ऊपर 30% लगाओ। बस ये वाला अमाउंट बेस बदलेगा, बाकी सब सेम रहेगा। 85 बाकी 4 आइटम सेम रहेगा सर, सिर्फ लास्ट आइटम बदले। बस इसको चेंज करके बताओ कितना हो रहा है। 27 लाख। नहीं 25 लाख तो मतलब तो फाइनल ये अमाउंट कितना होगा बोलो? हाँ 25 लाख 50,000 पहला वाला अमाउंट अच्छा, खाली 25 लाख 50,000। बस ये वाला चेंज होगा सर, बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी सब तो सेम टू सेम रहेगा। और टोटल कितना हो जाएगा? 27 लाख टोटल हो जाएगा। 27 लाख, ये देखो यहाँ पर देखो वही लिखा है, 1.5 लाख प्लस 25 लाख 25,000, मानी ये 1 2 3 4 इनको ऐड करो तो 1.5 लाख आता है। और इसके साथ 25 लाख 80 की जगह बस 25 लाख 50 होगा, है ना। तो उसके ऊपर सरचार्ज तो लगाओगे ना, क्योंकि 50 लाख के ऊपर कितना सरचार्ज लगता है? 50 लाख के ऊपर 1 करोड़ से नीचे, 50 लाख के ऊपर 1 करोड़ से नीचे कितना सरचार्ज लगता है? 10%। तो वो तो लगेगा ना, तो लगाओ। मैंने 27 लाख पे 10% सरचार्ज। नहीं समझे? हाँ, मैंने बेसिकली इसको दोबारा पूरा लिख के भी कर सकते हो, लेकिन देखो सर, टीचर को पता रहेगा, एग्जामिनर को पता रहेगा कि भाई बंदे को पता है कि यहाँ तक तो सेम है ना। तो आप अगर 1.5 लाख प्लस 25 लाख 50, मतलब बस ये वाला चेंज कर दोगे तो समझ जाएगा एग्जाम। तो इसमें टोटल 27 लाख हो रहा था, और 27 लाख के साथ 10% का साजाज मिला के 29,70,000। इतना तक आ गया सबका? कोई डाउट है? कोई डाउट है कि क्यों आया मन में, कोई शंका?
तेज को एंड बर्मन साहब को, ऑनलाइन में अभिजीत, सनोन, शालिनी, प्रिया, एनी डाउट सर? नो सर। ठीक है, 29,70,000 कहाँ से आया, क्लियर है? अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है। क्या ट्विस्ट है कि क्यों अब आपके मन में है सर बंदा ने 1 करोड़ 1 लाख इनकम किया, उस पर आपने सरचार्ज लगाया, काम खत्म, पैसा हजम हो जाना चाहिए था, तो फिर ये सेकंड स्टेप करने का क्या जरूरत था? क्योंकि इनकम तो एक्चुअल में 1 करोड़ 1 लाख का किया है, तो आपको 1 करोड़ तक निकालने का जरूरत ही क्या है? मन में क्वेश्चन तो होना चाहिए ना सर। जरूरत इसलिए पड़ गया क्योंकि देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है सर? अगर आपका इनकम इतना होता तो आपका इनकम टैक्स बनता इतना, लेकिन आपका इनकम 1 लाख ज्यादा होने के कारण आपको 31,39,500 में 39,500 देना पड़ा ना। मजा का बात देखो सर, थोड़ा दिमाग को ओपन करो। आपने 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया, 1 करोड़ से 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया, उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ रहा है 1,69,500। ये किस तरह का नियम है सर? नहीं समझे? मैं 1 लाख एक्स्ट्रा कमाऊंगा, उसके ऊपर तुम मेरे से 1,69,500 टका टैक्स ले लोगे? इनकम से ज्यादा टैक्स। इनकम से ज्यादा टैक्स कैसे हो सकता है? गड़बड़ समझेगी नहीं? ये सरचार्ज के कारण ऐसा हो। फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट आपको रिलीफ देने का विचार किया। ऐसा कोई एहसान नहीं कर रहा है गवर्नमेंट आप पे, रिलीफ दे दिया नहीं, रिलीफ नहीं है एक्चुअली। तो पहले आपको काटा था, अब उसमें बैंडेड लगा। ठीक है, पहले आपको काट दिया था, ठीक है, फिर अभी बैंडेड लगाएगा, उसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। अब मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट होगा? कर लो, करो, हेडिंग करो स्टेप 3 में। स्टेप 3 में मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करो। एक्स्ट्रा कितना हो गया था फर्स्ट कैलकुलेशन में? स्टेप 1 में कितना गया था? 169,500 नहीं सॉरी एक्स्ट्रा टैक्स, एक्सेस टैक्स पेबल। पॉइंट सी में करो एक्सेस टैक्स पेबल, ठीक है, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 3 में आप इतना करो एक्सेस टैक्स पेबल, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, ठीक है, तो कितना होता है? 169,500। फिर स्टेप 4 में आप करो, स्टेप 4 में आपको मार्जिनल रिलीफ बस बोलना है। स्टेप 4 में आपको बस मार्जिनल रिलीफ बोलना है। 169,500 minus 1 lakh being the amount of income in excess of 1 crore। लिख लिया? हाँ, क्यों नहीं लिख रहे हो सर? 169,500 minus 1 lakh being the amount of income in excess of 1 crore। देखो सर कितना होता है? 69,500। ये एग्जाम में पूछता है सर, मार्जिनल रिलीफ बताना पड़ता है, तो आपको ऐसे करके कैलकुलेट करना है। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये बाद में ना 1 मिनट भी नहीं लगेगा कैलकुलेट करना। बाद में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। शुरुआत में बाइक चलाने के टाइम पे कितना समय लग जाता है, 4 चक्का चलाने के टाइम पे कितना समय लग जाता है, एक बार प्रैक्टिस हो जाता है फिर ऐसे ही हो जाता है ना सर। हाँ, तब जैसे हम तो खेलेंगे इसके साथ, पहले वो तुम्हारे साथ खेलता था, जब सीख जाते हो तब आप उनके साथ खेल लेते हो। हो गया? अब आपका टैक्स कितना हुआ हिसाब रखो। जितना आपने स्टेप 1 में कमाया था, स्टेप 1 में कितना कमाया था, स्टेप 1 का टैक्स लायबिलिटी कितना हुआ था? देखो 31,39,500 है ना। 31,39,500 से माइनस कर दो 69,500, मैंने मार्जिनल रिलीफ जो है उसको माइनस कर दो, स्टेप 1 माइनस स्टेप 4। स्टेप 1 माइनस स्टेप 4। आप एबीसीडी करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जैसा लिख सकता है। एबीसीडी करके लिखना है लिखो, लेकिन जैसा फॉर्मेट फॉलो करोगे कंटिन्यू वैसा ही रखना, ऐसा नहीं कि स्टेप लिखते लिखते एबीसीडी कर दी। ठीक है, कितना हुआ? 30 लाख
70,000 आया ना। अब ये बाय डिफॉल्ट एक रूल है, गवर्नमेंट आपसे और एक टैक्स सबसे लेता है, चार्ज नहीं है सर ये, इसको बोलते हैं सेस। सर ये सेस क्या होता है? चार्ज भी टैक्स है, नॉर्मल टैक्स भी टैक्स है, सेस भी टैक्स है। सर ऐसा क्यों? सर पैसा तेरा कितना ना, मैं आप लोगों को बहुत बार बोला, एक ही पैसा पर्पस वाइज नाम बदल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दो सर, जैसे देखो जब टीचर को देते हो, डॉक्टर को देते हो, लॉयर को देते हो, क्या बोलते हो? फीस दे रहे हैं, है ना। जब कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब करने जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं? मेरा फीस बाकी है कि सैलरी बाकी है? सैलरी बाकी है। कोई लेबर काम करते हैं तो क्या बोलते हैं? वेजेस बाकी है, ठीक है। पुलिस का घूस बाकी है तो क्या बोलते हैं? पुलिस कहीं पर ब्राइब वगैरह नहीं लेता सरकारी ऑफिसर लोग, ठीक है। तो वो ब्राइब जो बाएं हाथ का पैसा है सर, ठीक है, उसको बाएं हाथ का पैसा बोलते हैं। सर वो बाएं हाथ का पैसा को क्या बोलते हैं? वो भी तो पैसा ही है, लेकिन क्या बोलते हो? घूस बोलते हो या ब्राइब बोलते हो, है ना। मंदिर में जब आप दान पेटी में दान करते हो तो क्या बोलते हो? दान, है ना। किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को किसी चैरिटेबल काम पे डोनेशन करते हो तो क्या बोलते हो? डोनेशन, है ना, या चढ़ावा, ठीक है, अलग अलग नाम से बोलते। तो है तो पैसा ही, पर्पस वाइज नाम नहीं बदल रहा है, इसलिए बोला कि पैसा तेरा कितना ना। जैसे आप लोगों की तरह ही है ना, घर पे रहने से आप लोग शायद अलग नाम पे माँ बाबा बोलते हैं, किसी का निक नेम नहीं है तो कम से कम यही बोल के पुकार लेते हैं, बाबू, है ना। ये कॉमन है, माँ बाबा का प्यार है ना। कुछ नहीं तो बाबू इधर आ, हाँ। जैसे बिहार साइड में बोलते हैं लाल, लाल या लाला, लाला बोलते हैं। ये जो राम लाला बोल रहे हैं ना सर, उत्तर प्रदेश साइड में बच्चे को लाला बोलते हैं। इसलिए गाना नहीं है, हम तो है बिहार के लाला, नहीं सुना? हाँ। तो नॉर्थ इंडिया में स्पेशली यूपी में, बिहार में लाला वर्ड यूज करते हैं, छोटे बच्चे को लाला बोलते हैं। मेरे लाल भी बोलते हैं, गाना नहीं है मेरे लाल, हाँ, लाल माने छोटा बच्चे को बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं बाबू, हमारे बाबू सोना है, बंगाल में बोलते हैं बाबू सोना, सोना छेले हमारे। वही, कोई लाल बोलते हैं, कोई सोना बोलते हैं, लेकिन लड़का वही छेले कोई ना बोल रहे हैं, सेम ही समझ रहे सर? तुम लोग का क्या बोलता है? पुत्र, हाँ, अब पुत्र इधर आ, वही चीज। पुत्र कहाँ से आया? हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? पुत्रो, है ना। भालो बांग्लाते बोले पुत्रो, हम लोग अच्छे अच्छे बंगाली में क्या बोलते हैं? जैसे मानो कि जो थोड़ा सा पुराना टाइप के लोग होते हैं ना, किसी के घर में जाते हैं और पुत्रो संतान सब भालो है ना। पुत्रो कन्या, कन्या माने बेटी, पुत्र माने चले, सही तो। वही पुत्रों से इन लोग का अपना लैंग्वेज आ गया पुत्र, हाँ। पंजाबी लैंग्वेज थोड़ा खड़ा लैंग्वेज है, प्यार से भी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं डांट रहे हैं। जैसे ये बात करता है मेरे को फोन में, ऐसा लगता है कोई मैं बुजुर्ग से बात कर रहा हूँ, लेकिन सामने जब बात करते हैं तो लगता है भाई ये तो छोटा बच्चा है ना। फोन, हेलो, हाँ सर क्लास सेंड कर देना, हाँ। मेरे को ना डर लगता है। लेकिन एक्चुअली ना पंजाबी का टोन ही ऐसे होते हैं ना, ठीक है, थोड़ा सा मैंने, नॉट जस्ट पंजाबी, मारवाड़ी टोन भी ऐसे ऐसे लगता है जैसे कि मैं तो तुमको डांट के बात कर। हाँ, जैसे पंजाबी में, जैसे माना मारवाड़ी में भी ऐसे बोलते हैं, जैसे मैम घर पे बात करते हैं ना तो मुझे समझ में आता है, तो बोलते हैं अरे बोलना, तुमको तो आता है। मारवाड़ी मारवाड़ी आता है ना। कोई भी नॉर्मल बात किसी को बुलाना है तो क्या क्या बोलेगा मारवाड़ी में? हाँ, सुन अठिया दे, सुन अठिया, ठीक है, जो अठिया, तो क्या ना, पंजाबी के साथ काफी मिलता जुलता है मारवाड़ी लैंग्वेज से। लेकिन बंगाली लोग कैसे बोलेगा? तो किसी को आप करके दादा एदी के आशून, कितना प्यार से बोल रहे हैं, अंदर भी प्यार हो ना हो, पर बोलने में बड़ा मिठास है। ऐसे अंदर ही तो जलन, ऐसे दादा एदी के आशून ऐसे करके नहीं बोलते। हाँ, अठिया, वही वही लोग हो गए अठिया, अठे, और वो हो गया अठे, मैंने पंजाब से राजस्थान जाते जाते अठे हो गया अठे। मैं लैंग्वेज एनालिसिस करता रहता हूँ सर बैठे बैठे, तभी मैं बोल पा रहा हूँ। एक्चुअली मैं लास्ट में मुझे एक्चुअली एक मिलता है कि जैसे मानो गुजराती लोग बोलते हैं केम छो, हम लोग बोलते हैं कैमोना छो, क्या फर्क है कोई? केम छो कैमोना छो, दोनों को जोड़ दो एक ही मतलब निकले। केम छो कैमोना छो, बस नौ को हटा दो ना बीच का,
केम छो ही हो जाएगा। हाँ, फिर वो लोग जवाब में बोलते हैं सारो छे, हम लोग क्या बोलते हैं भालो अच्छे। सारो भालो। चलो ठीक है, अच्छा समझ गए सर। अच्छा ये सेस क्या हो गया, एक्स्ट्रा टैक्स, ठीक है, एक्स्ट्रा टैक्स। ये एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है, ये मैंडेटरी है। एक्स्ट्रा टैक्स माने सार चार्ज, सार माने ये इंग्लिश है, ठीक है। सार माने एक्स्ट्रा, चार्ज माने मैंडेटरी, ठीक है। तो सार चार्ज हो जाता है एक्स्ट्रा टैक्स, लेकिन सेस माने एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है, सेस माने मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा, ठीक है। सार चार्ज भी देना ही पड़ेगा, लेकिन ये सबसे लेता है, किस नाम पे लेता है, चाहे सार्चेज वाला हो, मैंने मानो कि बहुत ज्यादा इनकम करने वाला नहीं हो, कम इनकम करने वाला हो, सबसे लेगा ये वाला पैसा। कितना, 4%। किसके ऊपर, इनकम के ऊपर नहीं, टैक्स लायबिलिटी के ऊपर। देयर इज अ डिफरेंस। आपका टैक्स लायबिलिटी 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर निकला है सर, है ना। ये जो आपने इनकम टैक्स देख रहे हो ना, सरकार के घर में जमा करना है, ये 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर 30,70,000 है। लेकिन सेस जो है वो 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर कैलकुलेट नहीं होगा, वो टैक्स लायबिलिटी के ऊपर 4% कैलकुलेट होगा। देयर इज अ डिफरेंस, मैंने टैक्स ऑन टैक्स है सर। किस बात का, हेल्थ के नाम पे और एजुकेशन सेस के नाम पे। क्यों, इसी पैसे से सरकारी हॉस्पिटल्स को पैसा जाता है, ठीक है, मैंने एक फंड जुगाड़ हो जाते हैं। और एजुकेशन जो सरकारी स्कूल्स होते हैं, प्रधानमंत्री सर्व शिक्षा अभियान ये सब होता है ना, ठीक है, वो सब जाते हैं। प्राइमरी स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट का, उसका पैसा इसी को डोनेट कर डिस्ट्रीब्यूट कर देते जहां जितना नीड है। समझ गए, लिख लिया ना ये वाला पॉइंट। तो कुल मिला के सरकार को कितना दोगे, अगर आप 1 करोड़ 1 लाख कमाओगे तो 31,92,800 सर, ना। हाँ सर, छाती छील के ले लेगा, कुछ कर नहीं सकते। ज्यादा कमाने में ज्यादा ही देना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। कम कमाओ, बेनिफिट में रह सकते हो। 5 लाख तक कमाओ, 30-32% टैक्स में। हाँ ओहो नहीं, वो नहीं दिखावा नहीं है सर, वो यहाँ पर गलती हो गया था ना। बेसिकली जब भी हम लोग वो एक्स्ट्रा चार्ज लगा, इसके कारण मेरा टैक्स लायबिलिटी, मैंने 1 करोड़ 1 लाख कमाया ना, पर 1 लाख मैंने एक्स्ट्रा कमाया, जिसके कारण मेरा एक्सेस टैक्स हो जा रहा है ना। अब ये लिमिट देखना पड़ेगा कि एक्सेस टैक्स हो रहा है, कैसे देखेंगे? वो देख लें आप कैलकुलेट करके नहीं देख पाओगे कि आपका लास्ट लिमिट के साथ कितना डिफरेंस है, नहीं देख पाओगे। मैं ऐसा क्वेश्चन भी कराऊं, रुक जाओ, ठीक है, आएगा ऐसा। पहले नॉर्मल वाला समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसा भी सिचुएशंस आएगा कि मानो एक लिमिट से ज्यादा इनकम कर रहे हैं पर मार्जिनल रिलीफ नहीं मिल रहा, ऐसा भी सिचुएशंस आता है, ठीक है। मैंने एक्सेस टैक्स नहीं होगा ना। एक्सेस टैक्स का मतलब क्या हुआ कि मैं 1 करोड़ तक कमाता तो 29,70,000 होता, लेकिन 1 करोड़ 1 लाख कमा रहा हूं तो 31,39,500 हो रहा है, 31,39,500। 1 लाख एक्स्ट्रा कमाने के कारण मेरा टैक्स लायबिलिटी 169,500 कैसे हो सकता है, टैक्स से इनकम से टैक्स ज्यादा कैसे होगा। तो इक्वल कर देते हैं उसको। तो इसीलिए गवर्नमेंट आपको मार्जिनल रिलीफ देके उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर रही है, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। इसी को मार्जिनल रिलीफ कहते हैं। समझ गए ना सर, कोई डाउट तो नहीं है। हाँ, धीरे धीरे और भी आदत हो जाएगा। चलो ये वाला करो। हम्म, 2 साल के लिए बच गया, सीनियर में पहुंच जाता है। हाँ, बचा बचा दिया, क्वेश्चन देके बचा दिया। ये ऑनलाइन में सबको समझ में आया, अभिजीत, तनोन, हाँ सर। है सर। रिया, शालिनी, ओके। ये वाला क्वेश्चन करो सर, ये वाला क्वेश्चन करो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। मिस्टर सी, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सी। ये देखो शॉर्टकट मार रहा है, फोटो उठा रहा है। लिखो ना सर, एग्जाम में बहुत फास्ट हाथ चलाना पड़ेगा, आदत अभी से करना है, नहीं तो क्या होगा ना, 20 नंबर 30 नंबर छोड़ के आ जाओगे। आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, लिखने का हैबिट इतना खराब होने के कारण स्टूडेंट मतलब मतलब
क्या बोलते हैं सर, मतलब आपको हो जाता क्वेश्चन फिर भी आप नहीं कर पाओगे, ये लिखने का हैबिट जो लोगों का नहीं है आजकल। Compute the tax liability of Mr. C having total income of 2 crore 1 lakh for the assessment year 24-25. Assume that his total income comprises of salary income, income from house property and interest on FD. ये बेसिकली देखो ये सब बाद में चर्चा करेंगे कि कौन से सोर्स से इनकम होने से क्या होता है, सब मैं धीरे धीरे बताऊंगा। फिलहाल तो ये बेसिकली कॉम्प्लीटनेस के लिए दिया है आपको। हाँ, क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्या बोला, एज्यूम दैट Mr. C has exercised the option to shift out of section 115 BS। तो एक पुराना टैक्स पे करता हूँ। ठीक है, मतलब वो अपने आप को 115 BS से हटा ले रहे हैं। तो अभी मेरे को मतलब पहले नॉर्मल स्लैब में जाना पड़ेगा। एक ही जगह हम भी क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। करो करो जल्दी स्टार्ट करो, अब तो समझ में आ गया। जिनको पता है वो लोग स्टार्ट हो जाओ, जिनको नहीं पता वो मेरे साथ साथ चले। जिन्हें पता है वो स्टार्ट कर लो, जिन्हें नहीं पता वो मेरे साथ साथ चले। देख लिया सर? हाँ, तेज जी, बरवन जी, देख लिया आप लोगों ने? 2 मिनट। एक 115 BSc क्या है बोले तो? 115 BSc क्या है डिफॉल्ट समझा देता हूँ। अभी जो हम लोग डिफॉल्ट टैक्स कर रहे थे ना, उसको 115 BSc सेक्शन में बोला गया है। तो जब क्वेश्चन में बोल देते कि 115 BSc अप्लाई नहीं करना है, कोई बात नहीं सर, जैसे मैं 3 क्लास शेयर करूंगा ना, उसको करोगे तो समझ जाओगे कि सारा चीज मैंने लिखा के रखा। यहाँ पर बोल दिया कि 115 BSc अप्लाई नहीं करेगा। देखा ना, मिस्टर सी हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ सेक्शन 115 BSc। अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, आप लोग आगे जाके कंसल्टिंग फर्म ओपन करोगे ना सर, है ना? तो जब आपके पास क्लाइंट आएगा तो क्लाइंट आने से क्लाइंट का हिसाब किताब देख के क्लाइंट को बताना पड़ता है कि उसके लिए क्या बेनिफिट है। जिस स्कीम में क्लाइंट को बेनिफिट है आप वही स्कीम उनको सजेस्ट करो। सर इससे आपका क्या फायदा? सर आपका फायदा यह है कि अगर आप क्लाइंट को फायदा कराओगे तो आप अपना रख सकते हो, हाँ या ना? मानो कि नॉर्मल स्लैब में उसका टैक्स लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन नॉर्मल मतलब डिफॉल्ट में आके सस्ता पड़ रहा है, तो अगर आप उनका 5,000 सेव कर देते तो आप वहां से अपना 1,000 टका एक्स्ट्रा रख सकते हो, है ना? तो ये क्लाइंट को नहीं पता, ठीक है, लेकिन आप बचा के रखोगे तो इसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। ठीक है, अगर क्लाइंट भी नॉलेजेबल है वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल केस में क्लाइंट इतना नॉलेजेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब सुविधा मिलता है। ठीक है, तो अभी आपको, अब आप किसी किसी का मन में चल रहा है सर डिफॉल्ट टैक्स रेट तो अभी आपने बताया, हम लोगों ने भी देखा, लेकिन नॉर्मल टैक्स स्लैब क्या है? सर ये नॉर्मल टैक्स स्लैब ना, ये पुराना स्लैब है जो लास्ट 2 साल से चल रहा है। अब वो स्लैब अभी भी गवर्नमेंट ने रखा है। अब आप बोलोगे सर एक ही इनकम के ऊपर दो दो स्लैब क्यों रखा है? गवर्नमेंट पागल कि हम लोग पागल? गवर्नमेंट पागल। क्यों रखा है सर दो दो स्लैब रेट? नॉर्मल और डिफॉल्ट दोनों अलग अलग स्लैब रेट क्यों मेंटेन करता है गवर्नमेंट? जो डिफॉल्ट है मैंने 115 BSc जो अभी डिफॉल्ट है, अगर आप नॉर्मल में, जैसे ये क्या लिखा है देखो, एज पर नॉर्मल प्रोविजंस, देख रहे हैं सर? ये नॉर्मल प्रोविजंस में आपको काफी सारे बेनिफिट मिलता है, जैसे मानो कि 80C से 80U का बेनिफिट। सर 80C से 80U क्या है? जैसे मानो आप LIC में पैसा रखते हो, प्रीमियम भरते हो, घर पे किसी का मेडिकल इंश्योरेंस चल रहा है उसका प्रीमियम भरते हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करते हो, कहीं नेशनल पेंशन स्कीम को पैसा देते हो, कहीं पर एजुकेशन के लिए लोन लिए हो उसका पैसा भरते हो, घर का लोन लिए हो उसका पैसा भरते हो, इंटरेस्ट पेमेंट करते हो, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिए हो, रिलीजियस किसी जगह में जहां पर गवर्नमेंट अप्रूवल है वहां पर पैसा दिए हो। ठीक है, कोई हैंडीकैप घर में डिपेंडेंट है, फुल्ली हैंडीकैप है या आधा हैंडीकैप है, ऐसे किसी के लिए दवाई वगैरह में काफी खर्चा कर रहे हो, उनका मेंटेनेंस चला रहे हो, ऐसे बहुत तरीके का खर्चा है जो इंसान अपने लिए या अपनी फैमिली के बेहतरी के लिए करता है। तो वो सब बेनिफिट आपको ये इसमें मिलता है, वो डिफॉल्ट में नहीं मिलता।
इसका स्लैब रेट ये है सर। ठीक है, ठीक है। ये बाई एज पर नॉर्मल जाना है ना सर, आजकल नॉर्मल ऑप्शन, इसको ऑप्शनल भी बोलते हैं, नॉर्मल को ऑप्शनल भी बोलते हैं। ये 25 50 लाख से 1 करोड़ के नीचे तक 10%, 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ के नीचे तक 15%, और जहां पर 2 करोड़ क्रॉस करे 5 करोड़ के नीचे 25%। 25। ठीक है, और अगर 5 करोड़ क्रॉस कर जाए तो 37%, यही लास्ट है। ये सब एनुअल इनकम है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं, जो लोग नहीं जानते नॉर्मल स्लैब, उनको बस इतना बता दूं, इसके केस में 3 लाख का स्लैब नहीं है। कितने का है? 2.5 लाख, माने अप टू 2,50,000 नील। एक बार देख लो, फिर क्वेश्चन करोगे समझ जाओगे। अप टू 2,50,000 नील, कोई टैक्स नहीं है। 2,50,000 से 5 लाख गैप कितने का? जल्दी बोल, 2,50,000 से 5 लाख का गैप कितना? 2.5 लाख का। 2.5 लाख के ऊपर 5% कितना हो जाता है? 12,500। 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख का गैप, 5 का 20%, 1 लाख। ठीक है, और अबव 10 लाख, अबव 10 लाख 30%। अब जितना जाएगा इतना, जैसे मानो इस केस में 2 करोड़ तक जा रहा है, तो 2 करोड़, अब 10 लाख से 2 करोड़ तक, तो 2 करोड़ से 10 लाख को माइनस करो, फिर उस पर 30% लगा। समझे कि नहीं? ठीक है, चलो अब मैं दिखा रहा हूँ, मेरे साथ साथ करो। और इसका चार्ज रेट थोड़ा अलग है ना। क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा, एक ही क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट कर देते हैं गवर्नमेंट, सॉरी एग्जामिन इंस्टीट्यूट। जैसे देखो क्या बोलता है, कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, एक काम करना, इनकम बोल के ना ऊपर में लिख दो, आपको सुविधा होगा। 2 करोड़ 1 लाख। ठीक है, 2 करोड़ 1 लाख आपका इनकम है। अब इसमें आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। स्टेप 1 में इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज कॉम्प्यूटेड ऑन टोटल इनकम ऑफ 2 करोड़ 1 लाख। ठीक है, तो 2 करोड़ 1 लाख का टैक्स लायबिलिटी कैसे करोगे? अभी मैं जैसे दिखा रहा था वैसे ही करोगे। अप टू 2,50,000 नील, पहले वाला ऐसे लिख सकते हो। एक स्टेप मैं ज्यादा करता हूँ, अप टू 2,50,000 कोई टैक्स नहीं देना होता है। इसको हम लोग बोलेंगे अप टू 2,50,000 नील, किसी को नहीं देना होता है बेसिकली। ठीक है, 2,50,000 नील, लेकिन क्योंकि इनका इनकम तो बहुत है, तो 2,50,000 से 5 लाख तक 5% में जाएगा तो 12,500। 5 लाख 1 से 10 लाख तक जाएगा 20% का 10 लाख, और 10 लाख 1 से 2 करोड़ 1 लाख तक 30%। जितना गैप होता है उसका 30% मार के बताओ कितना होता है। आंसर तो मुझे दिख रहा है, बट आप भी कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। सर कॉमर्शियल कैलकुलेटर ले लेना। हाँ सर, है ना घर पे, तो वही लेके आना, क्योंकि वही उसी में आदत डालना है। तो 2 करोड़ कितना हो रहा है सनोन? जवाब दो सर, कोई तो जवाब नहीं दे रहा ऑनलाइन में। अभिजीत कत হচ্ছে? 2 কোটি 1 লক্ষ থেকে 10 লাখ বাদ দেবো, কত হবে? स- 57,30,000, 57 lakh 30,000, 57 লাখ 30,000। মানে এই গ্যাপটা কত হয়েছে? 2 के अब Gap तो- नीचे कितना हो? वो भी तो निकालना हो। क्या बोल रहा है ये देख ले, देख ले। एक बार दिखा दो, आदत नहीं है ना। 10%, 15%, 25%, 15। 10, 15, 25। 1 crore 91 lakh. 1 करोड़ 91 लाख। ओके, 1 करोड़ 91 लाख के ऊपर 30% लगा। 1 करोड़ 91 लाख पे 30% लगा दें तो 57,30,000 आ रहा है सर। ठीक है, सबको ऐड कर दो। $58,42,500 आ गया सबका। समझ के किया हो ना सर? हाँ, अब इसमें सरचार्ज कितना लगाएंगे? हाँ, अभी इसको बता रहा था कितना सरचार्ज है, 25%। जब किसी का इनकम, हाँ बोलो। हाँ सर 25%। 25%। अच्छा देखो, क्वेश्चन में अंदर ये क्वेश्चन और भी आगे आगे डिफिकल्टीज बढ़ सकता है। अगर आपको अलग से डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन सब दे देगा ना, तो सबको हटाना है। ठीक है,
फिलहाल इस क्वेश्चन में क्योंकि कोई डिविडेंड इनकम, कोई कैपिटल गेन इनकम ऐसा कुछ भी दिया नहीं है, तो अभी आपको माथापच्ची नहीं करना है, लेकिन जब देगा तब उसको एक्सक्लूड करके कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के समझना है, धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चन और आएगा, ये तो बेसिक पार्टी शुरू हुआ है सर। ठीक है, तो सिंपल है, 25% आपका सरचार्ज है, तो 25% लगाओ। तो 25% लगाने से आपका टैक्स लायबिलिटी कितना हो जा रहा है? 14,60,625 है ना, कर लिया? टोटल करके कितना हो जा रहा है? 73,03,125। ठीक है, इतना ठीक है ना सबको? अब आपको क्या करना है सर, क्योंकि आपने 25% सरचार्ज यूज किया, क्यों किया? क्योंकि आपका इनकम 2,01,00,000, 1,00,000 एक्स्ट्रा इनकम किया, इसलिए आपको इतना टैक्स देना पड़ा। लेकिन आपको एक बार चीज देख लेना चाहिए कि अगर आपका इनकम 2 करोड़ तक होता तो आपका टैक्स लायबिलिटी कितना होता, फटाफट देख। निकाल दिया। सर सब कुछ कॉमन रहेगा, बस ये लास्ट पॉइंट अलग हो, तो कॉमन सेंस लगाओ। 12,500, 1,00,000 तो रहेगा ही, बस ये लास्ट वाला कितना हो रहा है, माने आपको क्या करना है, सेंस लगाओ थोड़ा। 10 लाख से 2 करोड़ तक का जाना है, तो 2 करोड़ से 10 लाख माइनस करो, माने 1,90,00,000। 2 करोड़ से 10 लाख माइनस माने कितना? 1.9 करोड़, 1,90,00,000। ठीक है, तो 1,90,00,000 के ऊपर 30% लगा, तो आपको देखो 57 लगा, करके देखो, सेम है, सेम है। 12,500 और 1,00,000 तो आएगा ही आएगा, बस लास्ट वाला जो स्लैब है वो चेंज हो जाए। नहीं समझा? मुझे तेज का और बर्मन जी का फेस देख के लग रहा है नहीं समझ में आ गया। बुरा मत मानना सर, अगर मैं पूछूंगा किसी को 2-3 बार तो जैसे ऐसे ही पूछता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में, क्योंकि आप लोगों का पहला 2-3 क्लास मिस है ना, इसलिए ज्यादा पूछ रहा हूँ। रेगुलर हो जाने से फिर और कोई दिक्कत नहीं होगा, वो मेरे से पहले समझ जाओगे, मैं पीछे चलूंगा, आप लोग आगे चलोगे, मुझे पता है। तो फिर 12,500, 1,00,000 और 57 लाख, इन तीनों को टोटल करके बताओ, टोटल कितना हो गया? 58,12,500। बट यहाँ पर एक खेल है सर, खेल क्या है कि ये तो 2 करोड़ तक का है ना, तो 1 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ से नीचे मैंने अप टू 2 करोड़, तो इस पे भी 60 चल जाए ना 15%, तो ये भी देना है। तो मैंने 58,12,500 जितना आपका टैक्स लाइबिलिटी हुआ अप टू 2 करोड़ इनकम के लिए, उसमें भी आपको 15% चार्ज देना पड़ेगा। तो 15% चार्जेस दोगे तो इनकम कितना, मतलब टैक्स कितना हो जाएगा? 8,71,875, तो टोटल करके हो जाएगा 66,84,375। ये मैं आपको स्टेप 2 बता रहा हूँ। स्टेप 2 माने जब आपका इनकम अप टू 2 करोड़ है तब क्या होगा, जब आपका इनकम अप टू 2 करोड़ है तो क्या होगा। और स्टेप 1 में आपने क्या कैलकुलेट किया था, जब आपका इनकम 2 करोड़ 1 लाख जो ओरिजिनल इनकम है उसमें क्या सिचुएशन था। तो ओरिजिनल इनकम में आपका सिचुएशन से 73,03,125। बट स्टेप 2 में आपने अप टू 2 करोड़ का इनकम है, तो आपको इनकम पड़ रहा है, आपका टैक्स लायबिलिटी पड़ रहा है 66,84,375। ठीक है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट क्या है, आप मुझे बताओ कि इसमें इनका टैक्स लायबिलिटी, अब यहाँ पे स्टेप 3 में क्या है, टोटल इनकम लेस 2 करोड़। अच्छा एक चीज, एक मिनट रुक जाओ, ये वाला स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, वो स्टेप आपको गड़बड़ हो जाएगा, छोड़ो ये वाला कर लो। मैंने बेसिकली आपने एक्स्ट्रा कितना किया वो मुझे बताओ, एक्स्ट्रा कितना हो गया? 73,125 और 66,84,375, ये तो समझ में आ गया ना। हाँ, एक्चुअली इसका 2 मेथड होता है, आप दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो। मैं नॉर्मली जो मेथड सिखा रहा हूँ ये ज्यादा मुझे समझाने में सुविधा होता है, इसलिए मैं ये कराता हूँ। दूसरा मेथड भी कोई कर चाहे तो कर सकता है, लेकिन फिलहाल एक मेथड से ही अपना ग्रिप बना लो सर, फिर मेथड का बरसात बाद में करना। ठीक है, तो कितना एक्स्ट्रा टैक्स दे दिया आपने? 73,03,125, और अगर 2 करोड़ तक का होता तो कितना होता? 66,84,375। तो एक्स्ट्रा टैक्स कितना हो गया? 6,18,750। माने
1 लाख एक्स्ट्रा कमाने के लिए आपने 6,18,750 टका एक्स्ट्रा टैक्स दे दिया। नहीं समझे? हाँ नहीं বুঝতে পারলি না? ওই মার খাবি রে। এই যে 25% সারচার্জটা দিলি, এই সারচার্জটা কেন দিলি? 2 কোটি 1 লক্ষ কামাবার জন্য তো। হ্যাঁ 2 কোটি 1 লক্ষ কামাবার জন্য 25% সারচার্জ দিয়েছিস। আর তুই যদি 2 কোটি টাকা কামাতিস, है ना, 25% সারচার্জ দিয়ে তোর ট্যাক্স কত হয়েছে? 73,03,125 টাকা। হ্যাঁ তুই যদি 2 কোটি টাকা কামাতিস তুই কত ট্যাক্স দিতিস? 66,84,375 টাকা। তাহলে 1 লক্ষ টাকা এক্সট্রা কামাবার জন্য তুই এক্সট্রা কত দিয়েছিস? এইটা থেকে এটা মাইনাস কর। 73,03,125 থেকে 66,84,375 মাইনাস কর। তাহলে তুই কত ডিফারেন্স পাচ্ছিস? 6,18,750। তাহলে এক্সট্রা 1 লাখ টাকা কামাবার জন্যই না তুই এক্সট্রা ট্যাক্সটা দিলি। তাহলে 1 লাখ টাকা কামাবার জন্য 6,18,750 টাকা কোনো ভালো লাগছে শুনতে? মাথা গরম হচ্ছে না? ভাব না তুই কামিয়েছিস কি 1 লাখ টাকা কামাবার জন্য, এক্সট্রা কামাবার জন্য আমি 6,18,750 টাকা टैक्स पे कर दूं। माने नॉर्मली क्या होता है, मैं 1 लाख कमाऊं, सरकार मेरे को 30% मांगे, 40% मांगे, चलो मान लेता हूं कि भाई मैंने 1 लाख कमाया, 40,000 सरकार को दिया, बट मैंने कमाया 1 लाख, सरकार को दूंगा 6 लाख। मजाक चल रहा है क्या? तो ये गलत बात है। इसलिए गवर्नमेंट आपको मार्जिनल रिलीफ दे रहा है। इसलिए गवर्नमेंट आपको मार्जिनल रिलीफ दे रहा है। तो मार्जिनल रिलीफ कैसे करोगे? जितना तुमने एक्सेस टैक्स तुमने पे किया, उससे तुमने जितना एक्स्ट्रा इनकम किया था, एक्स्ट्रा इनकम कितना किया था? देखो तुमने एक्स्ट्रा नहीं किया था, तुमको तो जितना कमाना था तुमने कमाया। तुम थोड़ी ना ऐसे तो कहीं सुने हो क्या 2 करोड़ 1 लाख हो गया, ए और मत, और नहीं कमाना है, और नहीं कमाना है, बहुत हो गया, अब सरकार ले लेगा, ऐसा करके कोई इनकम नहीं करता है। ठीक है, इनकम इनकम एक फ्लो की तरह है, वो आता रहेगा। ठीक है, लिया तो 6 में समझ गया, तो कर रहा है, इसलिए मैं तेरे को एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ। वो भी करें। हाँ मुझे पता है। तो 6,18,750 माइनस 1 लाख क्यों किया? क्योंकि वो 1 लाख मैंने एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो गवर्नमेंट यही अमाउंट आपको मार्जिनल रिलीफ के नाम पे देता है, 5,18,750। अब इसका क्या सुविधा है? ये जो रिलीफ आपको मिलता है ना सर, ये रिलीफ आपको, ये देखो यहाँ पर ये जो A माइनस डी किया है ना, इसका मतलब मैं अगर आपको स्टेप 1 स्टेप 2 करके सिखा रहा हूँ, तो स्टेप 2 स्टेप 3 एंड दिस इज योर स्टेप 4। तो ये जो स्टेप 4 है ना, स्टेप 1 से अगर आप स्टेप 4 को माइनस कर दोगे, स्टेप 1 माइनस स्टेप 4, मैंने बेसिकली ये अमाउंट माइनस हो जाता है लाइबिलिटी से। और एक्चुअली आपका इनकम टैक्स लाइबिलिटी कितना हो रहा था? 73,03,125। हाँ सर, एक्चुअली आपका लाइबिलिटी है 73,03,125, बट यहां से मार्जिनल रिलीफ है 5,18,750। तो माइनस करके जितना होगा इतना आपको देना है, मैंने 67,84,375 प्लस हेल्थ एंड एडू तो देना ही पड़ेगा 4%। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, सबको देना है। जो ज्यादा कमाते हैं उसको भी देना है, मैंने राजा भोज भी देता है, गंगू तेली भी देता है। समझे? शायद ये सब डायलॉग आप लोग कभी नहीं सुने, पहली बार सुन रहे हो। राजा भोज माने रिच पर्सन, 35% गंगू तेली माने गरीब पर्सन। ठीक है, 35% टैक्स दे रहा है अपना इनकम। और ठीक है, दर्द हो रहा है तेरे को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को। क्या ठीक है, पैसा ले गए। ठीक है, ज्यादा कमाओगे तो दिल में दर्द डिस्को होगा, इसलिए कम कमाओ, दाल रोटी खाओ, हरी के गुण खाओ। जो लोग ज्यादा कमा नहीं पाते वो अपने आप को तसल्ली देता है। इनकम करने का शौक सबको होता है, ठीक है, ठीक है, लेकिन जब इनकम ज्यादा नहीं होता है ना, तो फिर दूसरे के सामने जाके, हम लोगों का क्या है ना, दाल रोटी खाते हैं। ठीक है, लेकिन मन ही मन में चल रहा है भाई, तुम्हारा इतना ज्यादा क्यों है भाई? ठीक है, जलने वाले जलते रहते हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के टाइम पे हम लोग को ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन जब मिलेगा ना तब छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तब ऐसे झपट के ले ले। ठीक है, जो भी हो, समझ गए सर? हाँ, तो हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, 2,71,375 टोटल टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग सेस हो जाएगा 70,55,750। इसी तरह से एग्जाम में भी लिखना है, मैंने ये जो इंक्लूडिंग सेस वर्ड लिखा है ना, ऐसे करके लिखना है। क्यों ऐसे लिखना है? क्योंकि ये एक एक मतलब होता है। एग्जामिनर आपका एक एक चीज कैलकुलेट करके खुद चेक नहीं करेगा,
आपका फॉर्मेट देखेगा, आपने सही से लिखा है कि नहीं देखेगा, आंसर मैच करेगा, मार्क्स बिठाएगा। ज्यादा उनको मेहनत कराओगे मार्क्स काटेगा और फेल करेगा। आप मेहनत ज्यादा करोगे तो आपको मार्क्स देके वो खुश होके जल्दी जल्दी अपनी बीवी के साथ घूमने निकले, है ना। लेकिन अगर आप उनको मेहनत कराओगे ना, ठीक है, वो मार्क्स काटेगा। और ऊपर से अगर बीवी के साथ झगड़ा करके कॉपी देखने बैठे तो फिर आप तो गए काम से। मजाक कर रहे हैं सर। देखो जैसे हम लोग का फाउंडेशन में जो दिया था उसमें ओएमआर शीट में एमसीक्यू दिए थे, वो तो मशीन स्कैन करता है। तो अभी जब 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होगा तो एमसीक्यू मशीन चेक करेगा या फिर ये लोग करेगा? नहीं, नॉर्मली वो अभी एक क्या करते हैं, फॉर्मेट पेपर में टेस्ट दे देते हैं ना, उसमें लिखना पड़ता है। ओएमआर दे रहा है ना आजकल? अच्छा, ओएमआर ही दे रहा है आजकल। ओएमआर दे रहा है। कितना मतलब एमसीक्यू है? एमसीक्यू अभी तो में अभी और ज्यादा हो जाएगा, 40 हो गया। अभी 40 हो जाएगा, न्यू सिलेबस में 40 हो जाएगा। सीएमए के न्यू सिलेबस में 40 है। हाँ, मजा आएगा। सीएमए में ऐसा है, सीए को भी ऐसा सुविधा नहीं मिलता, सीएस को भी ऐसा सुविधा नहीं मिलेगा, ठीक है। हमारे स्पेशल सीए वाले को तो कोई एमसीक्यू, लेकिन रिसेंट सिलेबस में सीए को भी एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस का एक दिया है। देना चाहिए। सीएस पहले तो पूरा टैक्स को ही एमसीक्यू रखा था, पूरा एमसीक्यू था, पूरा 2017 का सिलेबस में चलो तब पूरा एमसीक्यू। अब देखो सर, एमसीक्यू दे या कुछ भी दे, एक चीज देखो, एमसीक्यू में आपको ज्यादा चिंता है, क्यों? क्योंकि अंदर अंदर से क्वेश्चन करता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सुविधा है, फाउंडेशन वाला दिमाग मत चला, फंस जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ, फाउंडेशन वाला दिमाग मत चलाओ, क्योंकि फाउंडेशन के साथ, ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग, सीए फाउंडेशन में सिर्फ क्वालिटी है कॉम्पिटिटिवली। फ्रैंकली स्पीकिंग, विद ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ योर डिग्रीज, सीएमए फाउंडेशन एंड सीएस एंट्रेंस का क्वालिटी पता है काफी डिटोरिएट कर दिया है। लेकिन मैंने जिस तरह का सीएस मैंने कंपनी सेक्रेटरी का जो फाउंडेशन मैंने एंट्रेंस है, और सीएमए का जो फाउंडेशन है, ठीक है, पहले इतना खराब नहीं था, अभी इतना खराब, मतलब बेसिकली ये स्टूडेंट को क्या हो जा रहा है ना, वो जब बाद में इंटरमीडिएट पढ़ने आ रहा है उसको लग रहा है फाउंडेशन जैसे ही करेंगे ना, तो लास्ट 1-1.5 महीने में पढ़ेंगे हो जाएगा। लेकिन सिर्फ सीए फाउंडेशन में अभी भी क्वालिटी बरकरार रखा है। सीए फाउंडेशन में मेहनत है भाई, फालतू बात नहीं करूंगा, काफी मेहनत है। मैंने सीए फाउंडेशन का, अगर तुम पूरा सिलेबस देखोगे तो ऑलमोस्ट सीए में इंटर का आधा कवर हो जाता है, आधा से ज्यादा। अच्छा सर, समझ में आ रहा है ना? हाँ, आप लोगों को आया? ठीक है, थोड़ा बेसिक पढ़ लोगे ना, वो पिछला 3 क्लास और क्लैरिटी मिलेगा। ये वाला होमवर्क ले लो, लिखते रहो। अब फोटो ले लो ना। नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ। अब फोटो लेने के टाइम पे नहीं लेना है, अब लिखेगा। हाँ, ये इलस्ट्रेशन 8। आलस क्यों करेगा, बाद में लिख लेगा। अच्छा बच्चा, कर। अरे मैं आपको जानता हूँ ना। सर इसका एज देखना 65 साल का है, ठीक है। इसका एज 65 है, 5 करोड़ के ऊपर का इनकम है। और एक बात ध्यान रखना सर, अंडर बोथ टैक्स रीजन, मतलब 115 बीएससी भी फॉलो करना है। मैंने आज आप लोगों को मैं 2 क्वेश्चन कराया, एक बार 115 बीएससी वाला पहला क्वेश्चन था, और सेकंड में मैंने नॉर्मल प्रोफेशन, मैंने 115 बीएससी मैंने डिफॉल्ट टैक्स, और अपने जिसमें 3 लाख लिमिट है, और जो 2.5 लाख वाला लिमिट है, जो 2.5 लाख वाला लिमिट है वो उसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो आपको दोनों करके देखना है किसमें बंदे को बेनिफिट है, ठीक है, वही फिर रिकमेंड करना है। हाँ, वो मैं रेट चार्ट दे दूंगा, ठीक है, रेट चार्ट पूरा दे दूंगा। अरे एक मिनट पढ़े हैं, लिख। हाँ हाँ, ठीक है, रेट चार्ट तो जिनको पता है वो तो मैं कॉपी पे लिखा के रखा, ठीक है। आप लोगों को मैं क्लास दे दूंगा, आप लोग क्लास कर लेना, या और साथ में मैं नोट भी दे दूंगा, उसमें आपको रेट मिल जाएगा कि जब किसी का एज 65 या 60 प्लस हो जा रहा है तो उनके लिए क्या लागू हो। ऐसे फिलहाल नॉर्मल बोल देता हूँ, अंडर डिफॉल्ट सिस्टम में तो 3 लाख का लिमिट है, वो 3 लाख सभी के लिए है। लेकिन अगर नॉर्मल में है, मैंने पुराना प्रोविजन जब यूज होता है, तब अगर किसी का 60 के ऊपर जा रहा है ना, तो उनका लिमिट भी 3 से ही स्टार्ट होता है। मैंने 2.5 लाख तक 3 लाख में बदला, ठीक है, यही है ना सर। और अगर किसी का एज 80 के ऊपर जाता है, और अगर वो नॉर्मल पुराना वाला प्रोविजन यूज करता है, तो उनका 5 लाख का लिमिट रहता है। 5 लाख के
5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता अगर आपका एज 80 के ऊपर है तो। हाँ, 5% का कोई स्लैब नहीं होता, डायरेक्ट 20% है। ये रेट चार्ट यूज कैसे करना है समझ गए? अब चार्ट दे दूंगा तो कर लोगे ना सर आप लोग? हाँ, ट्राई तो करोगे? ट्राई करो, ये वाला लिख लिया। इधर रुको रुको, ठीक है, इसी को करके आओ कल। और कुछ नहीं दे रहा हूँ। हाँ, आज 5 बजे क्लास है। तो नहीं, तेरा नहीं, तेरा नहीं, तेरे को रूटीन दे दूंगा सर, ठीक है? आज तक रूटीन बन जाएगा, आज तक रूटीन बन जाएगा। सीएस एग्जीक्यूटिव एक्चुअली थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, उसके लिए मैं थोड़ा सा वेट कर। आप लोग आए, सीएमए वाले का है, ऑफलाइन है, आ जाना सर, खाना खा के आ जाना, ठीक है? मैम आज ऑफलाइन लेंगे, आज भी तो ऑफलाइन है। 5টা समय जा, 5টা 15, हाँ ठीक है सर, बाय सर। ठीक है, अभिजीत, प्रिया, शालिनी, सनन, समझ में आ गया आप लोगों को? है सर। ठीक है फिर, हाँ सर। ठीक है। जो लोग ऑफलाइन आ सकते हो मैम के क्लास में आ जाना 5-15 को, और जो नहीं कर सकते ऑनलाइन कर लेना, ठीक है फिर, बाय। बाय सर। बाय सर। बताने का चालू बाय सर। बाय सर। साइड डाटा गेट है सर।